बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़ना है दीदार इश्कम रिटन बाय अरीज शाह की सेकंड एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल लावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और देखा मैं आप लोगों को डेली आकर कैसे सदमे दे रही हूँ, कैसे शॉक कर रही हूँ। मैं आप लोगों को डेली एपिसोड देख रही हूँ। मैं अपना ना एक रिकॉर्ड कायम किया इस दफ़ा कि मैंने एग्ज़ाम्स में कोई छुट्टी नहीं मारी। तो अभी अगर बीच में कोई में छुट्टी लग जाए मेरी, तो इसका मतलब ये होगा कि रीज बहुत शदीद बिजी है। तो आज मेरी नीयत वैसे बड़ी ख़राब हुई थी। मैंने कहा मैंने आपको छुट्टी का बोला तो वह तो कर लेती, क्योंकि मुझे भी ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैंने कहा सोना है। और फिर लाइट आज इतनी वो हो रही है ना, कभी आ रही है कभी जा रही है। पता नहीं कि आपको अपलोड भी करती हूँ कि नहीं करती। अब हो सकता है फजर के बाद मिले, क्योंकि मेरी नींद का ना लेवल ही लग गया हुआ है। लेकिन मैंने कहा चलो घंटा आप लोगों को लो दे दिया जाए। तो अभी भी अगर रिकॉर्ड कर ली तो फिर सुबह फजर में बेशक आपको मिल जाए, लेकिन मिल तो जाएगी ना। तो जे ना रिकॉर्ड की तो फिर तुम कल रात इस टाइम या परसों फजर में मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलनी। खैर आए पढ़ते हैं नावल अपना दीदार इश्क रिटन बाय रीचा की सेकंड एपिसोड। मेरी बात सुनो आरज़ू, मैं देख रही हूँ तुम ऑन को लेकर बहुत लापरवाह हो बेटा। मैं ये नहीं कहती कि तुम हर वक्त इसके साथ रहो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इसका ख्याल रखो बेटा। वो तो शौहर है तुम्हारा। लेकिन पप्पा वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, इतना गुस्सा करते हैं। मेरे नहीं ख्याल कि इन्होंने मेरी शक्ल भी देखी, आरज़ू ने कहा। लेकिन बेटा तुमने इससे बात करने की कोशिश किया करो, तुम इसे मजबूर करो कि वो तुम्हारी तरफ देखे, तुमसे मोहब्बत करने लगे। नहीं पप्पा, वो किसी और से प्यार करते, इन्होंने मुझे पहले दिन ही बता दिया था। आरज़ू ने जल्दी से इनकी बात काटी। अगर तुम अपने शौहर को किसी और से मोहब्बत करने दोगी, वो शौहर है तुम्हारा, इस पर तुम्हारा हक है। तुम क्यों उसे किसी और से मोहब्बत करने का मौका दे रही हो? अगर इसे घर में ही मोहब्बत मिलने लगे तो वो क्यों किसी और की तरफ देखेगा, क्यों किसी और से प्यार करेगा? तुम्हें अपने शौहर का खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करना होगा। आरज़ू, उनका पीछे छुड़वा दो इस लड़की से। वो तुम्हारा शौहर है, वो सिर्फ तुम्हारा। इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दो। पप्पू इसे समझा कर चलेगी। ये मेरे कपड़े किसने धोए और इस्त्री किए? ये तो आज लॉन्ड्री में जाने वाले थे। ये किसने धोए? इसे अपने किसी भी सामान के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं थी। अब अपने कपड़े से लीके से अलमारी में लटके से बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इज्जत नहीं पची, इन अदर वर्ड्स। वो जल्दी से बाहर आया। मेरे कपड़े किसने धोए? वो गुस्से से पूछ रहा था। वो आरज़ू ने तुम्हारे कपड़े धोकर अच्छे से इस्त्री करके रखे थे, ज़ुबैदा बेगम ने मुस्कुरा कर बताया, जबकि उनके चेहरे पर गुस्सा अच्छे से देख चुकी थी। ऑन हाँ में गर्दन हिलाता अंदर चला गया। इसको नॉर्मल देखकर ज़ुबैदा बेगम ने भी सुकून का सांस लिया, मगर अगले लम्हे ओन को कपड़ों का ढेर उठाकर लाते देखा। ओन ने वो कपड़े सहन के बीचों बीच रखे और जेब से लाइटर निकालकर सब कपड़ों को नजर आतिश कर दिया। मैं कैसे ना इज्जत नहीं बची हूँ, तो मैं कहनी रहा तामिया नाल हो जाए। ज़ुबैदा बेगम में इतनी हिम्मत भी ना थी वो इसे रोक पाती। अगर आपकी भतीजी ने मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो मैं इसके साथ भी यही करूँगा, वो गुस्से से कहता बाहर निकल गया। जबकि हानिया ने आरज़ू को अपने साथ लगा लिया, जो डर से कांप रही थी। वो रात 2:30 बजे वापस आई। इसने देखा आरज़ू ज़मीन पर अपने आप को चादर से कवर किए सो रही थी। अल्लाह, कितने दिन हो गए अल्लाह देखिया ही नहीं कि मेरी बुढ़ी की शक्ल किदा दी है। इसे देखती है इस मासूम लड़की पर तरस आया। क्या इसने अपनी ज़िंदगी के बारे में ये सोचा होगा कि ये होगी इसकी ज़िंदगी? न जाने कितने ख्वाब लेकर आई थी यहाँ। मैं वादा करता हूँ आरज़ू, मैं खुद तुम्हारी शादी किसी बहुत काबिल इंसान से कराऊंगा। पक्का नवी अपने वादे थे। लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता। मैं तो पहले से किसी और से प्यार करता था। मेरी माँ और तुम्हारी पप्पो ने ये फैसला करते हुए एक बार भी ना सोचा। जानता हूँ तुम इस वक्त इतनी प्रॉब्लम में थी कि मेरी जगह कोई भी होता तो तुम इससे निकाह कर लेती और शायद इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती। लेकिन मैं तुम्हें वो ज़िंदगी नहीं दे सकता आरज़ू। वो कितनी देर इसके सोए हुए वजूद पर नजरें गाड़े सोचता रहा। सब कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं अपनी नज़रों में किसी और का चेहरा नहीं बसा सकता, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। शायद तुम्हें मेरे जज्बात मेरी बेवकूफ़ी लगे, लेकिन मैं जानता तुम मेरे निकाह में, और ये निकाह मुझे अगर बहकने पर मजबूर कर गया तो मैं कल तामिया को अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊंगा? जावेद जा ना साड़ मैनू। मैं भी एक आम सा बंदा बशर हूँ आरज़ू। जानता हूँ तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, बहुत मजबूर। मैं अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं बना सकता। मेरी मोहब्बत पर सिर्फ इस लड़की का हक है जिसे मैंने पहली नज़र में दिल दिया, और कोई नहीं, कभी नहीं। अन्य पहले देखते ले उन्होंने, वो यही सोचते हुए लेट गया। कब से इसे इसकी नज़र अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। पप्पो की बातें इसे सारी रात ना सोने देती है। एहसास कि वो किसी और को चाहते, इसे चाहकर भी उनके करीब ना जाने देता। इसे भी लेटे हुए थोड़ी देर हुई थी कि इसका फ़ोन बजा। इसने फ़ोन उठाया। तामिया का मैसेज था, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसने मैसेज का रिप्लाई करने से बेहतर कॉल करना समझा। अस्सलाम वालेकुम, इतनी रात गई क्यों जाग रही हो तुम? ओन ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम, वैसे नींद नहीं आ रही थी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कि हम कहीं मिल सकते हैं? तामिया ने कहा। क्या रूबरू बैठकर मेरे सवाल का जवाब दोगी? ओन ने पूछा। हाँ यही समझ लो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुमने कहा था अपनी फ़ोटो सेंड करोगे, मगर वो तो तुमने की नहीं।
मुझे नहीं पता तुम मुझे देखने के लिए इतनी बेताब हो। खैर अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी पिक्चर सेंड कर देता हूँ, और जहाँ तक मिलने की बात है तो कल कॉफ़ी शॉप में मिल लेते हैं। अल्लाह, ओके फिर हम कल मिलते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आने में? मेरा मतलब है तुम्हारी फैमिली कोई इतराज़ तो नहीं करेगी? तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं आ जाऊँगी, तुम पहुँच जाना। वैसे तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? तो मैंने फ़ोन बंद करने से पहले पूछा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अभी तक मेरे प्यार पर यकीन नहीं है। खैर अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें सबसे पहले शादी की ऑफ़र नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं करूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू। मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा। वो बात करते करते फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि आरज़ू उसका लफ्ज़ पर लफ्ज़ सुन चुकी थी। एक आखिरी उम्मीद थी इसे पाने की, वो भी आज ख़त्म होगी। वो कभी इसका नहीं हो सकता। आरज़ू ने सोचते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ किए। वो कैसे एक ज़बरदस्ती के रिश्ते को निभाने के बारे में सोच रही थी। सुनो लड़की, शायद वो जानता था कि वो जाग रही है। अंधेरे में वो सिर्फ इसकी आवाज़ सुन पाई, मगर बोली कुछ नहीं। नीचे बहुत सर्दी है, तुम यहाँ ऊपर आ जाओ। बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने दिल को नहीं समझा पाया था। बेकार में बीमार पड़ जाओगी। वो इसकी तरफ से करवट लेता कहने लगा, अब इसकी मर्जी, वो आई या ना आए, और अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुका था। पिछले कुछ दिनों से सर्दी हो रही थी। आरज़ू ने सर्दी का सोच के बेड पर जाना ही बेहतर समझा। वो कोई गैर थोड़ी था, इसका शौहर था। मगर फिर भी इसके करीब जाते हुए इसे अजीब सी शर्म महसूस हुई। तभी थोड़ी देर के बाद इसे महसूस हुआ कि आरज़ू बेड पर आ चुकी है। इसने इसे बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि ये बात जान चुका। वो नहीं चाहता था कि आरज़ू कन्फ्यूज़ हो या इससे कोई उम्मीद बांधे। वो तो बस इसको सर्दी ना लगने के ख्याल से इसे बेड पर बुला रहा था। वो उनके उठने से पहले उठकर बाहर चली गई थी। वो नहीं चाहती थी इसे देखकर इसका मुंह ख़राब हो जाए। उठकर बाहर आई तो पप्पू अपने लिए चाय बना रही थी। एक बार इसका दिल चाहा कि वो उनको उनकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुई सारी बात बता दे, लेकिन वो इनका दिल ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो जो इससे ये उम्मीद लगाए बैठती कि शायद इसकी तरफ मुतवज्जो होकर अपनी माँ को नज़रअंदाज करना छोड़ दे, वो इनकी उम्मीद को इस तरह से नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए इनके करीब आकर बैठ गई। फुप्पो ने एक नहीं बल्कि 2 कप चाय बनाई थी। वो अक्सर इन्हीं के साथ चाय पीती थी। सब कुछ ठीक है ना? रोज़ वाला सवाल। जी फुप्पो, सब कुछ ठीक है। आरज़ू मुस्कुराकर बोली तो वो भी मुस्कुरा दी। ये क्या तरीका है? वो घर में तुम्हारी बहन की शादी, तुम सारी सारी रात घर वापस नहीं आते। इस घर को लेकर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है जिनका तुम्हें एहसास होना चाहिए। तुम्हारी बीवी है इस घर में। आज बाबा सुबह सुबह इसकी क्लास लेने बैठ के। पहली बात, मेरी कोई बहन नहीं है। दूसरी बात, इस घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मेरा काम है आपको 1 महीने के बाद खर्चा देना। आखिर आप लोगों ने मुझे जन्म दिया, इससे बढ़कर मेरी इस घर में और कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात, मेरी कोई बीवी नहीं है। वो सिर्फ आप लोगों की बहू है, जिसे आप लोग यहाँ लेके आए हैं। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और ज़बरदस्ती आप लोग मेरे से ताल्लुक़ बना नहीं सकते। इसलिए मेरे सामने इस तरह से बात मत किया करें। वो हद दर्जा बदतमीज़ी से बोला। ओन, तुम्हारी बदतमीज़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हें एहसास भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने बाप के सामने खड़े हो। बाबा गुस्से से बोले। प्लीज़, इस वक्त मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, मुझे काम पर जाना है। मैं तो कैसी कि दामिया ना मिलन तो पहले देख कल ठिकाने आ जाएगी, अपनी बीवी देख लेगा। वो बदतमीज़ी से कहता घर से बाहर निकल गया। ऑन कॉफ़ी शॉप में इसका इंतज़ार कर रहा था। तामिया ने दूर से इसे बैठा देखा। मतलब मेरा शक ठीक था, ये तो फुप्पो का बेटा, आरज़ू का शौहर। ये मेरा आशिक कैसे हो गया? इसने तो इस रात मुझे इस लड़के के साथ देखा था। इस हिसाब से तो इसे मुझे देखना तक नहीं चाहिए था। और ये किसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं? तामिया दूर खड़ी सोचती रही। आरज़ू, ये कैसे हो सकता है कि तुझे मुझसे कुछ बेहतर मिल जाए? अब तो देखना मैं कैसे तेरी ऑन से तलाक करवा कर तेरी शादी मामू से करवाती हूँ। दौर लानत है। इसने अपने फ़ोन पर सामने बैठे ऑन को फ़ोन किया। तामिया, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने फ़ोन उठा देगा। सॉरी ऑन, मैं नहीं आ सकती, मैं आज नहीं आ पाऊँगी। वो लहजे में मासूमियत लेकर बोली। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, है ना? अक्लदान नहीं हुआ पे पीछे। हम फिर कभी मिलेंगे। और वो मुस्कुराता हुआ इस कुर्सी से उठा, इसकी नज़रों के सामने कॉफ़ी शॉप से चला गया। मुबारक हो आरज़ू, तेरे नसीब में मामू ही लिखे। तामिया मुस्कुराते हुए आई और इसमें से एक कुर्सी में बैठ कर अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। मैं तेरी ही नज़रों के सामने तेरे शौहर को तुझसे छीन लूँगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी, वो कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए बोली। घर में शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। कल से ज़रीश ने माइयों बैठना था। वो अपने कमरे में आया तो ज़रीश कमरे में इसका इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं जानती हूँ आपको मेरा इस तरह अपने कमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। मैं कभी खुलकर आपसे बात नहीं कर सकी, कभी आपको ये नहीं बता पाई कि सब भाइयों की तरह आप भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं जानती हूँ शायद मैं आपके दिल में वो मुकाम नहीं रखती जो आप मेरे दिल में रखते, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी शादी पर मेरे 5 भाई शामिल हों। ये कहते हुए ज़रिश की आंखों से आंसू निकला, जिसने फ़ौरन ही साफ़ कर दिया। मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ऑन को ऐसा लगा किसी ने इसका दिल अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। वो चाहे सबसे ये कहता फिरे कि इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन सच यही था कि वो इस घर के हर अफराद के लिए दिली जज्बात रखता था। इसने एक नज़र बेड पर देखा जहाँ इसके वाइट कुर्ता पजामे सलीके से इस्त्री करके रखा गया था। अभी वो उठाकर पहनने जा ही रहा था जब इसका फ़ोन बजा। तामिया का नंबर देखा, इसने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। हाँ तामिया बोलो। इसने फ़ोन उठाया। तुम कितने बड़े झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे छुपा कर इस तरह से मेरे साथ करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, और मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो? तुम मुझसे शादी करोगे तो इस लड़की का क्या होगा जिसके साथ तुम्हारी पहले से शादी हुई? तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, वो रोते हुए बोली। नहीं तामिया, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं इस लड़की को तलाक दे दूँगा। कमरे में आती आरज़ू के कदम वहीं रुक गए। तुम बस मुझे एक मौका दो, मेरे घर में शादी है, जैसे शादी ख़त्म हो जाएगी मैं इसे तलाक देकर तुमसे शादी करूँगा।
आई प्रॉमिस मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये रस्म अटेंड करके तुम्हें फ़ोन करता हूँ। फ़ोन बंद करके जैसे पलटा, आरज़ू अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा रही थी। इसे लगा जैसे से कोई गलत फहमी हो, मतलब तामिया इसी के घर से फ़ोन करी थी। मैंने लगता कल शरीफ ने देख लिया। जब तक कौन तामिया के यहाँ होने का मतलब समझता, तब तक वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। वो तेरी से इसके पीछे लपका और तेरी से बाहर आकर मेहमानों के बीच से ढूंढने लगा, लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो चुकी थी। ऑन ने जल्दी से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसे कॉल करने लगे, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। एक तो ये लड़की समझाने के बावजूद नहीं समझ रही। कह तो चुका हूँ कि इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, फिर क्या फ़ायदा इस तरह से बात ना करने का। तामिया अगर रिश्ते में यकीन ना हो तो इस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें ये बात समझनी होगी। मैं मोहब्बत के बगैर रह सकता हूँ, लेकिन एतबार के बगैर नहीं। ऑन फ़ोन लिए बेचैनी से टहल रहा था, जबकि सामने पर तामिया इसकी बेताबी देख हंस रही थी। वो वाह ऑन, तुम तो बिल्कुल दुखी आशिक निकले मेरे। ऑन अचानक कॉल करते पलटा तो पीछे आरजू खड़ी थी। ऑन जी, आपको पप्पो बुला रही है। मैं कमरे में भी गई थी, लेकिन तब आप फ़ोन पर बिजी थे। आरजू धीमे लहजे में कहती इसके होश उड़ा चुकी थी। आरजू तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वो तुम्हारे मैके वाला है, फुप्पो और इनकी बेटी, हानिया ने आकर इसे बताया। जबकि ऑन हैरान और परेशान नज़रों से अपने सामने खड़ी इस लड़की को देख रहा था, जिसे हानिया हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई थी। आरजू ही तामिया, ये कैसे मुमकिन है। आरजू तो मेरी बीवी है। ये तामिया थी तो आरजू कौन है, और अगर कोई आरजू है तो तामिया कौन है। मतलब आरजू वो लड़की जिसे मैंने शॉपिंग मॉल में देखा, जिसकी तस्वीर मेरे पास है। इसका नाम तो तामिया उस्मान था। नहीं, वहाँ पर मिस उस्मान लिखा था। हुन अकल विच गल आई ना, हुन तेन चिंडा पैनियां चाहिए। हुन आरजू बिस्त करिए इनू। मतलब उमर को गलत इन्फॉर्मेशन मिली। मैं भी सोचूं मेरी आरजू इतनी बोल्ड हो ही नहीं सकती। वो तो पर्दा करने वाली इतनी प्यारी सी लड़की थी, और ये तामिया कैसे इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कर लेती है। मतलब आरजू मेरी बीवी है। या अल्लाह, जिसे मैं इतने देर से ढूंढ रहा हूँ, जिसके लिए मैं इतना बेचैन हूँ, 1 महीने से मेरे साथ मेरे घर पर रही है और मुझे खबर तक नहीं। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो चाहा आपने इसकी को मेरे दामन में डाल दिया। और अगर आरजू से मेरी तलाक हो जाती तो मैं सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में रहता कि मेरी वजह से एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लानती। लेकिन फिर तामिया कौन है। वो झूठ क्यों बोली है। 1 मिनट, वो झूठ कहाँ बोली है। इसने तो मुझे एक बार भी नहीं कहा कि इसने मुझे शॉपिंग मॉल में देखा। मतलब मैं खुद ही गलत फहमी का शिकार हूँ। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे किसी बड़े फैसले से बचा लिया। मैंने आरजू के लिए आरजू के साथ कितना बुरा सलूक किया। अब तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। वो खुद ही सोचते सामने अपनी माँ के साथ खड़ी इस मासूम लड़की को देख रहा था, फिर मुस्कुरा दिया। मेरी बीवी है, मेरी शक्ल नहीं देखेगी तो फिर किसकी देखेगी। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ जाने लगा जब इसका फ़ोन बजने लगा। वो भी ताई और तामिया से मिली थी, जो इसे बिल्कुल भी खास न डालते हुए आगे बढ़ गई। तुम क्यों मरी जा रही हो इनके लिए, दफ़ा करो इन्हें। हानिया को इनका ये अंदाज़ बिल्कुल अच्छा न लगा, इसीलिए तप कर बोली। हानिया भाभी, वो मेरे अपने, इन्होंने पाला मुझे, मैं इस तरह से मुंह तो नहीं फेर सकती। आप मेहमानों को संभाले, मैं इनको पानी देकर आती हूँ। हाय, कितना बड़ा घर है, ऑन के नाम है। अब तो आरजू का हो गया, ताई ने सर दाब भर कर कहा। ऐसे ही आरजू का हो गया। आपको लगता है मैं यहाँ कोई चीज़ आरजू की होने दूंगी। ऑन तक इसका नहीं है। तामे ने एक अदा से अपने बालों की लट उंगली पर लपेटी। क्या मतलब तेरा लड़की, क्या सोचा तूने, ताई ने पूछा। आने तो देश चुड़ैल को, यहाँ तक फिर बताती हूँ। इसने सामने आती आरजू की तरफ इशारा किया। जब अपने हाथ में डिश में कुछ खाने पीने की चीज़ें ली इनकी तरफ बढ़ी थी, इसने इनके सामने टेबल पर सजाई। सुनो, तुम्हारा शौहर तुम्हें मुँह लगाता है। तामे ने एक अदा से पूछा, जैसे वो सब कुछ जानती हो। जी अभी सब कुछ ठीक है। आरजू ने झूठ बोलने की कोशिश की। हाँ, मैं तो जैसे कुछ जानती नहीं। वो तंजिया हंसी। इन लोगों को ऐसे छोड़कर वो नीचे आ गई जब तामिया इसके पीछे आई। कितने दिन रह गई है तुम्हारी तलाक में, तामिया ने पीछे से आकर कहा। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ भी पता नहीं है। सब कुछ पता है। इतनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी कि इस घर में राज करो। तुम्हारी औकात है कि मामू के किराए के मकान में जाने की। ये तो मेरा घर है, यहाँ पर मैं आऊँगी। शक्ल देखी तुमने अपनी। तुम्हें लगता है ऑन जैसा बनता तुम पर फिदा हो सकता है। औकात है तुम्हारी ऑन के साथ चलने की। ऑन मेरा, याद रखना, सिर्फ मेरा। यकीन नहीं आ रहा तो मैं 1 मिनट में यकीन दिलाती हूँ। तो मैंने कहते अपना फ़ोन निकालो, इसमें कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जहाँ ऑन के कल रात वाले सारे मोहब्बत के अल्फाज गूंज रहे थे। ये सब तो वो कल ही सुन चुकी थी। बहुत जल्दी और मैं यहाँ से तलाक देकर बाहर निकाल देगा और यहाँ मैं आऊँगी। ये घर मेरा, तुम्हारा शौहर मेरा। जिस कमरे में तुम रहती हो, इस कमरे पर मेरा हक है। बस बीबी, यहाँ से रफू चक्कर होने का इंतज़ार करो। इससे पहले वो तुम्हें खुद यहाँ से निकाल दे। शराफत से यहाँ से तलाक लेकर निकल जाओ, मामू से निकाह कर लो। मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। जानती हो आरज़ू, तुम्हारे इसके साथ रिश्ता बन भी गया तो वो सिर्फ मर्द की ज़रूरत होगी। मोहब्बत तो मुझसे करता है, तुम्हारे साथ तो वो सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। इसकी ज़रूरत बनने से बेहतर है कि तुम इससे तलाक ले लो। तुम में ऐसा है ही क्या कि जब वो आँख उठाकर तुम्हें देखे। तामिया तंज़िया अंदाज में कहती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि आरजू को ऐसा लगा जैसे आज वो अपनी इस बहन के सामने बेलबास हो चुकी हो। इस सारा कसूर उस गंदे आंडे दा, ऑन दा। इसकी शौहर का अफेयर किसी और से नहीं बल्कि इसकी अपनी तायजाद बहन से था। ये थी इस शख्स की मोहब्बत, इसके लिए वो इसे ठुकरा रहा था। आरजू अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करती वहीं पिलर के साथ खड़ी हो गई। इतना बुरा सलूक किया मैंने आरजू के साथ। शादी की पहली रात जब वो इतने ख्वाब सजाकर बैठी थी, मैंने इसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया, जबकि इसी के ख्वाब सजाना चाहता था मैंने इसे शादी की पहली रात से लील किया। क्या वो मुझे माफ़ करेगी। मैंने इसे ज़मीन पर सुलाया, इसे इतना जलील किया, इसकी शक्ल तक ना देखनी चाहिए। कितना बुरा महसूस करती होगी वो। मैंने इसे कोई उम्मीद नहीं दी, फिर भी ये रिश्ता निभाने की कोशिश करती, मेरे करीब रहने की कोशिश करती रही। तैनू छितरा दी कमी है डंगर आदमी।
कितनी मेहनत से मेरे कपड़े धोए, आयरन किए और मैंने जला दिए। जिन हाथों से घर आबाद करने का ख्वाब देखा था, इन्हीं हाथों से किस हक छीन लिया, क्या वो मुझे माफ़ करेगी? वो बेचैनी से टहल रहा था। मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा, इससे अपने किए की माफ़ी मांगूंगा। मैं आरज़ू को बताऊंगा कि इसकी मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। मैं इतने वक्त से इसे ढूंढते हुए इसे इग्नोर कर रहा था। वो रूम में आए तो मैं इससे माफ़ी मांगूंगा। वो यही सोच रहा था जब इसकी नज़र पिलर के पीछे खड़ी अकेली आरज़ू पर पड़ी हुई। यह बिल्कुल अकेली यहाँ क्या कर रही थी? 1 ही मिनट लगा इसे समझने में, वो रो रही है। और ने आज पहली बार इसके कपड़ों को नोट किया। इसका बैग गला काफ़ी खुला था। अचानक ही उनको गुस्सा आ गया। इसकी बीवी अपनी नुमाइश करी है तो उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। लेकिन ये बात भी अच्छे से जानते थे कि सब ने एक जैसे कपड़े खरीदे, यकीनन इन सब का डिज़ाइन भी एक जैसा ही होगा। यहाँ क्यों खड़ी हो और रो क्यों रही हो? इसके करीब जाकर पूछने लगा, जबकि आरज़ू इसके अचानक आने पर बौखलाकर जाने लगी। कुछ नहीं, बस जा रही थी। रुको, तुम ये दुपट्टा ठीक से लो, पीछे से गला बहुत खुला है। आम सा बंदा हो यार, बीवी की नुमाइश पसंद नहीं है इसलिए घूरो मत, दुपट्टा ठीक करो। और खुद ही आगे बढ़कर इसका दुपट्टा ठीक करने लगा। इसका दुपट्टा ठीक से इसके सर पर से जाकर वो काफ़ी मुतमिन लग रहा था। अब ठीक है। वो मुस्कुराया, फिर झुका और इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। शादी के 1 महीने बाद तुम्हारी सालगिरह थी ना, हो गई या अभी होनी है? वो इसका हाथ थामे हुए पूछने लगा। जबकि वो इसकी इस पेशकदमी का मतलब नहीं समझ पा रही थी, इसे तामे की बातें याद आने लगी। इस जुम्मे को है, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली। ऑन बेख्तियार मुस्कुराया। इसका मतलब इतना इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हारे पास आने के लिए? चलो जी, कोई बात नहीं, इंतज़ार का फल मीठा होता है। वो सब कुछ ख़त्म करके जल्दी किसी कमरे में आ जाना, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। वो उसका गाल खींचकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जबकि तामे की बात याद करते आजू एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मतलब मोहब्बत तामिया से करेगा, 1 साल तक इसे इस्तेमाल करेगा, अपनी माँ की बात भी मान लेगा और इस मोहब्बत भी अपनी हासिल कर लेगा। बीच में पिसेगा कौन? सिर्फ आरज़ू। तन्हाई सिर्फ आरज़ू के हिस्से में आएगी। क्या तुम मेरे कमरे में सोगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अंदर आ जाओ। वैसे भी ऑन भाई तो इतना गुस्सा करते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि जब तक मेरी शादी होती तुम हमारे साथ ही रहो। जरेश ने कमरे का दरवाज़ा खोलते से अंदर बुलाया। ओन ने इसे कमरे में बुलाया था जहाँ अपने आप को तैयार करने के बाद भी वो जा नहीं पाई। वो कैसे एक मर्द की सिर्फ ज़रूरत बन सकती थी, जबकि शादी की पहली रात वो इस पर ये राज खोल चुका था कि वो किसी और से मोहब्बत करता और इसका कभी नहीं हो सकता। आधी रात उठकर अपनी महबूबा से बातें करता वो कैसे इसके करीब जा सकती थी? हाँ, स्वाद आ गया, बहुत चंगा आया। जबकि ना तो वो इससे प्यार करता था और ना ही इसके साथ रहना चाहता था। वो तो सिर्फ अपनी माँ की बात मानकर इसके साथ ये रिश्ता निभा रहा था और 1 साल के बाद इसे तलाक देकर वैसे भी फारिग करने वाला था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आरज़ू से अच्छी लगने लगे और उस दामिया को बुला दे जिसे वो मोहब्बत करता है। लेकिन पहली मोहब्बत तो कोई नहीं भूलता। तो क्या वो अपनी पहली मोहब्बत को भूल जाएगा? नहीं, अपनी पहली मोहब्बत को कोई नहीं भूल सकता और भी अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलेगा। आरज़ू कभी इसकी पहली चाहत नहीं बन सकती। वो अपने आप से लड़ती जरेश के कमरे में आकर सो गई। और सारी रात एक पल ना सोया। वो हर 2-3 मिनट के बाद दरवाजे की तरफ देखता, ना जाने वो अभी तक क्यों नहीं आई थी। कितना बेचैन था वैसे ही बताने के लिए कि जिस लड़की का बेचैनी से इंतज़ार करता वही लड़की इसकी बीवी है। इसने इस रात ये सोचकर इसके सामने तामिया से बात की कि वो इससे कोई उम्मीद नहीं रखेगी, लेकिन अब वो पछता रहा था। न जाने वो क्या सोचती होगी इसके बारे में। बहुत चंगा तेरे ने तो सौंदा मेरे मुँह जो कि वो किसी गलतफहमी का शिकार होकर तामिया से बात कर रहा था। पर जो भी था, इसकी ख्वाहिश, इसकी आरज़ू इसकी बीवी थी जिसके लिए बहुत खुश था। वो सारी रात इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। 2-3 बार तो इसे भाई ढूंढने भी गया, लेकिन न जाने वो मेहमानों में बिजी थी या कोई और वजह वो सारी रात कमरे में ना आई। तुम्हारे इस बर्थडे पर मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा आरज़ू, इस सब खताओं के लिए जो मैंने अनजाने में की। आहो, पहले तो ਜਿਹੜਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਬਣ ਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ अंजाम दे लवे, फिर तेरे ਨਾਲ चंगी होएगी। मुझे यकीन है तुम मुझे माफ़ कर दोगी। वो सुबह उठते अपने काम पर चला गया जिसे बहुत ज़रूरी काम था, जबकि बाबा का इतराज़ तक घर में बहन की शादी हो रही है, से अपनी ड्यूटी नहीं संभाल रहा। बाबा और तैयबा ने इसके पीछे काफ़ी जली कुटी बातें की, जिसमें इसके भाई भी शामिल थे। आज से पहले आरज़ू इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अचानक अभी से ये बातें बुरी लगने लगी थी कि कोई इसके शौहर के बारे में इस तरह की बातें करे। लेकिन वो जानती थी इसका शौहर काम ही ऐसे करता, घर में शादी और वो न जाने कहाँ चला गया। क्या बोल रहा तू? ये कैसे मुमकिन है? ये तो मौत सा हो गया। उमर खुशी से नाचने लगा। और नहीं तो कि यही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मौत सा हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को मैं चाहूँगा वो इतनी आसानी से मेरी हो जाएगी। लेकिन तुझे पता है उमर, मैंने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। लेकिन 2 दिन बाद इसकी बर्थडे और इसकी इस बर्थडे पर मैं इससे माफ़ी मांगूंगा अपने हर बुरे रवैये की जिसकी वजह से वो हर्ट हुई है। मैंने इसके छोटे से दिल को कितनी बुरी तरह से कुचला, लेकिन मैं इससे अपने एक एक लफ्ज़ की माफ़ी मांगूंगा। मुझे यकीन है वो मुझे माफ़ कर देगी। रात तो वो मसरूफ़ रही। हाय हाय, बंदा कुत्ता पाल ले, खुशफहमी ना पाल ले। वो कमरे में आई नहीं, वरना मैं रात को इससे माफ़ी मांग लेता। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं इसकी बर्थडे पर इससे माफ़ी मांगूंगा और इसे यकीन दिलाऊंगा कि इसकी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन यार, मेरी जान का अज़ाब बन गई है लड़की। इसने अपना मोबाइल उठाया जहाँ पे तामिया की कॉल आ रही थी। न जाने ये चुड़ैल कौन है जो मेरे गले पड़ गई है, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे क्या जवाब दूँ। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। अगर तुझे जल्दी ना होती ना तामिया से मेरी बात करवाने की तो सब कुछ ठीक ही रहता। इसने सारा इल्ज़ाम उमर के सर पर फेंका। हाँ तो भाई, मुझे थोड़ी पता था कि तेरी वाली वही लड़की निकलेगी। खैर तू फिक्र मत कर, इसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इसने तुझे नहीं देखा तो और तूने इसे नहीं देखा, बात ख़त्म। और ये ज़रा सी बात है तो पाकिस्तान में वैसे भी आए दिन होती रहती हैं, उमर ने बेनियारी से कहा। अरे नहीं यार, ये लड़की मुझे जानती है। यहाँ तक तो ये भी
ये तो बात भी जानती कि मैं शादीशुदा हूँ, और अब अगर मैंने इस लड़की को ये कहा कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई मैं इसे तुम समझ कर तुमसे बातें करता रहा, तो ये आरजू के पास आकर न जाने क्या क्या बकवास करे। तो अब तू क्या चाहता है? उमर ने पूछा। मुझे लगता है कि एक बार इस लड़की से मिलकर इसे समझाना पड़ेगा कि मैं जिस लड़की को सोचकर तुमसे बात कर रहा था वो तो मेरी अपनी बीवी है, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता और ना ही तुमसे शादी करने का इरादा रखता हूँ। बस सिर्फ एक गलतफहमी थी और कुछ नहीं। और इसके बाद वो लड़की कहेगी, हाँ भाई क्यों नहीं, जैसा आपकी मर्ज़ी मैं चली जाती हूँ। उमर जलकर बोला, हाँ तो क्या करूँ, मैं तुम्हारा मशवरा लेने आया, तुमसे मदद चाहता हूँ मैं। एक तरफ से लाइफ सेट हुई है तो दूसरी तरफ से बिगड़ गई है। प्लीज़ मदद कर दे। ओन बेबसी से इसके सामने हाथ जोड़े। अच्छा मेरी जान, तो फिक्र मत कर, इस मसले का कोई हल निकालता हूँ, लेकिन पहले तो मुझे भाभी से मिलवाएगा। हाँ क्यों नहीं, आज रात को मेहंदी पे आ तो रहा है, बहुत प्यारी हो, इतनी क्यूट है कि क्या बताऊँ। ओन एक बार फिर से इसके चेहरे में खोने लगा तो उमर बेसाख्ता मुस्कुराया। और अभी भी घर वापस आया था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। इसने एक नज़र पूरे घर की तरफ देखा, लेकिन आरजू से कहीं भी नजर नहीं आई। एक बार दिल चाहा सामने से आती महरिश से पूछ ले, लेकिन इससे वो कभी ज़्यादा बात नहीं करता था। घर के हर कोने में देखता वो अपने कमरे में आके, उसे कहीं नजर नहीं। एक कमरे में आया तो तामे का फ़ोन आने लगा। ये चुड़ैल अच्छी गले पड़ गई, अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ। वो कॉल कट करके फ़ोन बेड पर उछालता नहाने चला गया। आरजू अपना कुछ सामान लेने भी कमरे में आई थी जब इसका फ़ोन बजता हुआ देखा। फ़ोन पर तामिया का नाम जगमगा रहा था। फ़ोन काफ़ी देर बजता रहा, फिर आखिरकार आरजू ने फ़ोन उठा लिया। बिस्तौर होने से फ़ोन चुक लिया। हेलो, आरजू ने फ़ोन उठाकर कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके फ़ोन को हाथ लगाने की? शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं तुम में? वो तुम्हें घास तक नहीं डालता, तुम इसका फ़ोन अटेंड करिए। जानती हो इसके बाद वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? तामिया जो कब से के फ़ोन न उठाने का इंतज़ार करती और बार बार फ़ोन कट होने की वजह से काफ़ी हद तक गुस्से में थी, इसकी आवाज़ सुनते चिल्ला कर बोली, जी मैंने यही बताने के लिए फ़ोन उठाया कि ऑन नहा रहे, आप बाद में फ़ोन कर लीजिएगा। वो इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी जबकि वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा ऑन इसकी आखिरी बात सुन चुका था। आरजू कहीं तामिया से बात तो नहीं करी? वो परेशान था इसके करीब आया जब आरजू ने फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन था, आपसे बात करना चाहती हैं, बात कर लीजिए। वो फ़ोन इसके हाथ में थमाती कमरे से बाहर निकल गई जबकि उसके पीछे लपका, लेकिन घर में इतने मेहमान देखकर वापस अपने कमरे में आ गई क्योंकि इस वक्त इसने सिर्फ जीन्स पहनी थी और गले में टॉवल डाला हुआ था। काफ़ी देर वो कमरे में यहाँ से वहाँ टहलता रहा। न जाने तामिया ने इससे फ़ोन पर क्या कहा होगा, कहीं अपने और मेरे बारे में कोई बकवास ही ना कर दियो। तो बेहतर दुनिया तू बकवासा कर दे रहा, उन्नी बकवास तो नहीं की होनी। वो आरजू को सब कुछ क्लियर करना चाहता था, लेकिन अभी से ये भी परेशानी थी, न जाने तामिया ने इसे क्या बताया। वो अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ रही थी। वो काबिल कबूल कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकलकर आरजू को ढूंढने लगा। ये घर इतना भी बड़ा नहीं था, न जाने कौन से कोने में छुपकर बैठ जाती थी कि मिलती नहीं। वो खुद ही बड़बड़ाता इसे ढूंढने लगा। सुने ताई अम्मी, आपने आरजू को कहीं देखा है? इसने सामने से आती ताई अम्मी से पूछा, जो इसके इस सवाल पर हैरान परेशान नज़रों से इसे देख रही थी। लगता है फिर से आरजू की शामत आ गई। वो इसे बताने वाली थी कि वो किचन में, लेकिन फिर सोचा ये ना हो कि और गुस्से में और बेचारी को डांट दे। बेटा शादी वाला घर है, न जाने कहाँ होगी, यहीं कहीं होगी। कोई काम था तो मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। वो आरजू की जान बचाने के लिए बोली। नहीं नहीं कोई काम नहीं था, बस ऐसे ढूंढ रहा था। वो आज अपने खिलाफ के मजाज के खिलाफ मुस्कुरा कर बोला, फिर इन्हें हैरान छोड़कर आगे बढ़ गया। आरजू भी लगता आज ही अपने साथ हुए सारे जुल्म का हिसाब लोगी। तो काबल ही ऐसे हैं। ढूंढ ढूंढ के आखिरी से वो किचन में नजर आएगी, लेकिन किचन में वो अकेली नहीं थी बल्कि महरिश भी इसके करीब थी। सुनो, तुम्हें बाहर कुछ लड़कियां ढूंढ रही हैं, ओन ने महरिश की तरफ देखकर कहा। महरिश तो इसे देख कर रहेगी जो आज पहली बार अपने भाई से मुखातिब हुई थी। जी भाई, मेरी सहेलियाँ आ गई होंगी, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सबके लिए चाय बनाकर बाहर से ले आना। वो क्या ना, मेरी सहेली पहली बार हमारे घर आई है, वो मेरी अलावा किसी को नहीं जानती। महरिश ने बाहर निकलते हुए से कहा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी। अर्जुन ने इसे बाहर भेजा, फिर से चाय बनाने में मसरूफ़ होगी जब इसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। लड़की, तुम हंसती नहीं हो क्या? हंसने पर कोई पाबंदी है? यकीन करो हंसते हुए बहुत प्यारी लगोगी, ज़रा मुस्कुरा कर दिखाना। ऑन के अचानक इस तरह से करीब आने पर पहले तो बौखला कर रह गई, फिर बाहर की तरफ देखकर इसके हाथ जल्दी से अपनी कमर से हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी। क्या करी हो? बस मुस्कुराने के लिए तो बोल लो, फिर मैं खुद ही बाहर चला जाऊँगा। लेकिन तुम्हें मुस्कुराते देखे बगैर तुम्हें यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ से मैं शराफत से बिना कोई शरारत किए चला जाऊँ तो तुम मुझे मुस्कुरा कर दिखा दो। वो इसे आंख मार कर शरारती अंदाज में बोला। ओन जी प्लीज़ जाइए यहाँ से, आप क्या कर रहे हैं? आरजू का सारा ध्यान किचन के दरवाजे पर था। बाहर हाल मेहमानों से भरा हुआ था, कोई भी कभी भी यहाँ आ सकता था। बातें मत बना आरजू, मैंने तुम्हें रात को कमरे में बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं? कल तुमने अपने शौहर के हुक्म की नाफरमानी की, अब मैं तुम्हें मुस्कुराने के लिए बोला तो यहाँ भी तुम नखरे दिखा रही हो। नहीं नहीं, नखरे उठाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो वैसे भी तुम्हारे नखरे उठाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातें भी माननी पड़ेंगी। जैसे कि अब भी मैं तुम्हारे इस खूबसूरत लाल टमाटर गाल पर किस करूँगा, ऐसे। वो ज़ोर से इसके गाल को अपने लबों से छूते हुए बोला। और तुम आगे से कुछ नहीं बोलोगी, और मुस्कुराते हुए बोला जबकि आरजू का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। जबकि वो इससे कुछ भी नहीं कह पाई, नज़र के सामने चाय पर जम चुकी थी। गुड गर्ल, ऐसे मेरी सारी बातें मानना। ये छोटी सी सज़ा रात को कमरे में ना आने की। जानता हूँ यार, तुम बहुत बिजी थे, रात को इतना काम जो करना पड़ता है, लेकिन ये सारे काम करने के लिए घर में और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। तुम फिलहाल अपने शौहर की खिदमत करो जो तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है।
आरज़ू, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी वैसे भूल जाओ, हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और मेरा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी बातें रात को कमरे में आने के बाद, और आज रात कमरे में ज़रूर आना, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि आरज़ू को इसकी एक-एक बात छूट लगी। वो कैसे इसकी इस बात की रात की वो बातें भूल जाती, जब इसने अपनी पहली रात की बीवी को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो इसकी मोहब्बत नहीं, मजबूरी है। वो सिर्फ़ इसकी माँ की बहू है, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। वो कैसे भूल जाती इन बातों को जो इस कमरे में रहकर इसने किसी और से की थी। वो किसी और को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता था, जो कहता तामिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं, जबकि तामिया इसके और अपने रिश्ते की गहराई तक इस पर ज़ाहिर कर चुकी थी। वो सिर्फ अपनी माँ की ममता की कीमत चुकाने के लिए इसके करीब आ रहा था। आरज़ू का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे। आखिर क्यों हर वो इंसान की नफ़रत के हिस्सेदार बनती है? क्यों इसे किसी की सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती? और मिल जाएगी। और काफ़ी देर से इसके कमरे में आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो थी जो कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर लोगों का रश था, मेहंदी की रस्म अदा हो रही थी। आहो मेहंदी चढ़ के तेरे जोड़ा जबाई भी आ गए। थोड़ी देर कमरे में बैठे रहने के बाद वो भी उठकर बाहर चला गया, ताकि आरज़ू को खुद कमरे में लेके आ सके। आज दोपहर में वो आरज़ू के इतने करीब किया, लेकिन आरज़ू ने इसे कुछ न कहा। मतलब यही था कि वो भी ये रिश्ता निभाना चाहती, शायद वो भी इसे पसंद करती हो। ये बात सोचते हुए इसका दिल अलग ही तुरंग में धड़का। इसने एक नज़र हार पर डाली, जिसे कुछ खास पसंद नहीं आई। ये क्या शादी घर में शादी, और ये हाल से जाए क्या? इस घर में सेंस नाम की चीज़ किसी में भी नहीं। इसने सामने खड़े समीर और हारिस को देखा, जिनकी मेहनत से ये हाल जगमगा रहा था। अगर मैं इस हाल को सजाता तो कम से कम इनसे बेहतर सजाता। वो एक अफसोसनाक नज़र पूरे हाल पर डालता आरज़ू को ढूंढने में मसरूफ़ हो गया। आरज़ू बेटा आओ, रस्म कर लो। वो जो कब से आरज़ू को ढूंढ रहा था, ज़ुबैदा की आवाज़ के फ़ौरन पलटा। वो सामने सब्ज़ चूड़ीदार के ऊपर पीली शॉर्ट फ्रॉक पहने, लंबा सा दुपट्टा सर पर सजाया, इतनी प्यारी लग रही थी कि ऑन को लगा अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की ऑन ने कभी देखी नहीं थी। ऑन का दिल चाहा कि इसे सारी दुनिया से छुपा कर अपने दिल में रख ले। इससे पहले कि आरज़ू इसके करीब से गुजरकर रस्म अदा करने स्टेज पर जाती, ऑन ने इसका हाथ पकड़ा। सब अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ रस्म अदा करे, तुम अकेले चलती, मुझे साथ लेकर नहीं जाओगी? वो शरारत से कहता इसके साथ चलती है। आरज़ू ने एक नज़र स्टेज से उतरती तामिया की तरफ देखा, जो इन दोनों को देखकर अपनी जलन को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऑन ने मजबूती से इसका हाथ थामा और स्टेज पर चढ़ाने लगा। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप प्लीज़ उतर जाएं, इसने तामिया से कहा, जो आरज़ू को सख्त नज़रों से घूरती स्टेज से नीचे उतर गई। आरज़ू को इसके इरादे खतरनाक लगे, जबकि वो ये नहीं समझ पाई कि ऑन इसे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहा है। जबकि कुछ फासले पर खड़ी ज़ुबैदा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना न था, जो अपने सामने अपनी बहू बेटी को एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पर चढ़ते हुए देख रही थी। वो खुद बहुत परेशान थी। ऑन को अचानक हो क्या गया? वो तामिया को क्यों इग्नोर कर रहा है? वो तामिया से इस तरह से बात कर रहा था जैसे इसे जानता तक नहीं। तामिया जितनी देर इसके घर रही, बस इसे घूरती ही रही। इसे अब तामिया से डर लगने लगा था। दौर फिट्टे मुँह तेरे थे खोतिया, तो आप सब तो बड़ा खोता। उनको वो समझ नहीं पा रही थी कि जबकि पप्पा बहुत खुश थी और सबके सामने जिस तरह से ऑन इसका हाथ पकड़कर इसे स्टेज पर साथ किया था, वो तो इस पर वारी सदके जा रही थी। मुझे पता था तुम ऑन को अपनी तरफ रागिब कर लेगी। कैसे प्यार से बात कर रहा था तुझसे, क्यों नहीं बताया मुझे? तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो चुका है? पप्पो इसे अपने साथ कमरे में ले गई और बातें करने लगी, जबकि ऑन को फ़ोन आने की वजह से बाहर निकल गया था। सब कुछ ठीक हो गया ना? तुम लोगों में कितने प्यार से देख रहा था वो तुझे। मैं जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू है ही इतनी खूबसूरत। अब वो इन्हें क्या बताती कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ऑन सिर्फ अपनी माँ से क्या वादा निभा रहा और कुछ नहीं, लेकिन पप्पो की खुशी देखकर उन्हें ये बात बता भी नहीं सकती थी। पप्पो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आरज़ू ने इनके करीब से उठते हुए कहा, तो पप्पो को लगा शायद वो ऑन के बारे में बात करते हुए से शर्म आ रही है, इसलिए मुस्कुराते हुए से जाने दिया। ऑन के घर वापस आ जाने के बाद भी वो कमरे में ना गई। इसका इरादा आज भी मैरिश और जरीश के में सोने का था, जबकि अचानक पप्पो इनके कमरे में आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ ना। इन्होंने 2 बार उनको कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। वो यकीनन इसी का इंतजार कर रहा था। जी पप्पू, मुझे जरीश और महरिश से बातें करनी है, इसलिए यहाँ बैठ गई हूँ, बहाना बनाने लगी। बस बेटा, बहुत बातें होगी, अब जाओ। शौहर को इतनी देर इंतजार नहीं करवाते, ना जाने कितने चक्कर लगा चुका है बाहर के। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो जाओ अपने कमरे में। पप्पू ने इसे प्यार से पिचकारते हुए कहा। आरज़ू मजबूर होकर उठी और कमरे से बाहर जाने लगी, जब अचानक इसका पैर मुड़ा और वो गिर गई। अचानक गिरने की वजह से बेसाख्ता एक चीख इसके मुंह से निकली, जो मेहमानों के साथ तो ऑन को भी मुतवज्जा कर गई। वो अपने कमरे के बाहर टहल रहा था। वो तेजी से भागता इसके करीब आया। आरज़ू, ठीक तो हो तुम? गिर कैसे गई? वो इसे सहारा देकर उठाने लगा। ज़्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलूँ? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था, जबकि इसके लहजे की नरमी और फिक्रमंदी पूरे घर वालों को हैरान कर गई। नहीं, मैं ठीक हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं लगी। वो इसके सहारे से उठकर खड़ी हुई कहने लगी, बेटा तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ और कोई मरहम लगा दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, ज़ुबैदा ने कहा। वो कहाँ इनकी बातों पर ध्यान देता था या कोई बात मानता था, लेकिन आज सवाल आरज़ू का था। वो इसे उठाकर अपने साथ ले गया, जबकि सबके सामने इस तरह से उठे जाने पर आरज़ू नजरें तक न उठा पाई। वो इसे सीधा कमरे में लाया। कमरे में अंधेरा था। मैंने तुम्हारी सरप्राइज़ प्लान किया था, लेकिन तुम तो पहले अपना पैर तड़वा के बैठ गई। बहुत गलत बात है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अगले 4 मिनट के बाद तुम्हारा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारी बर्थडे बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन तुमने अपना पैर ज़ख्मी कर लिया। वो इस आराम से बेड पर लेटा था, अंधेरे में कोई मरहम ढूंढने लगा। एक पैर का दर्द, ऊपर से ऑन की कुर्बत, से तो जैसे अपना होश भी न रहा था। अब कुछ बोलो भी, ऐसे खामोश बैठी रहोगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे बातें करने वाली लड़की चाहिए, गूंगी बीवी से मेरा गुजारा नहीं होता। वो इसके पैर पर मरहम लगाते हुए कहने लगा और फिर इसके पैरों पर कंबल डालकर उठ गया।
इसके अचानक दरवाज़ा बंद करने पर आरज़ू को घबराहट होने लगी। वो क्या करने वाला था? इसके अचानक लाइट ऑन करने पर आरज़ू ने अपनी आंखें बंद कर दी। आंखें खोलो मेरी जान, क्योंकि अगर तुम्हें देखोगी नहीं तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, और अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरी मेहनत बर्बाद होगी तो मैं स्पेशल सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ इसे ख़राब मत करो। वो इसके कान के करीब बोला तो इसने फ़ौरन अपनी आंखें खोली। हैप्पी बर्थडे मेरी स्पेशल बीवी। ऑन मुस्कुराते हुए इसके करीब बैठा। कमरा लाइट से जब चमक रहा था, कहीं के गुब्बारे लगे थे। आज तक मैंने जो भी गलतियाँ की, प्लीज़ मुझ सबके लिए मुझे माफ़ कर दो। जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, बहुत गलत किया। तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर इतनी भयानक की है कि शायद मुझे कभी माफ़ ना करो, लेकिन फिर भी तुमसे एक मौका मांगता। आरज़ू में तुम्हारे लिए ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ करा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे प्यार करने लगो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो इसके दोनों हाथ थामे ज़मीन पर बैठा इसे माफ़ी मांग रहा था। शायद ये सब ड्रामा था, शायद इसकी माँ के सामने ये बात ज़ाहिर करने का कि वो दोनों एक मुकम्मल कपल है, लेकिन फिर भी पप्पा के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। वो चाहे या ना चाहे इसे उनकी मोहब्बत कबूल करनी थी झूठी से, लेकिन इसने अपने पप्पा को ये बात बतानी थी कि इसने कोशिश ज़रूर की इस रिश्ते को निभाने की। इसने अपना हाथ इसके बांधे हुए हाथों पर रखा। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, मैं आपको दिल से माफ़ करती हूँ। और फिर वो नाजुक सी लड़की इसके सामने हार गई जब अगले लम्हे ओढ़ने से अपने सीने में भेज लिया। थैंक यू सो मच आरज़ू, मैं तुम्हारा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा, और तुम्हारी ये बर्थडे बहुत स्पेशल बनाऊंगा। सबसे पहले हम केक काटते हैं। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब से उठा और केक लगा के सामने रखा। चलो काटो। वो नाइफ अपने हाथ में ली, इसके हाथ में पकड़ा कर केक काटने लगा और साथ में गुनगुनाने भी लगा। चलो उठ, जल्दी से लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वो केक का टुकड़ा अपने हाथों से खिलाते हुए कहने लगा। जल्दी करो, 12 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। वो इसे बोलने का मौका दिए बगैर हाथ पकड़ कर उठाने लगा। घर में कोई नहीं पूछेगा, अगर किसी ने पूछा तो कह देना पैर में बहुत दर्द है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वो गाड़ी निकालता हुआ आहिस्ता आहिस्ता, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ना, दर्द ना हो पैर में। वो कहते हुए बाहर निकल गया, जबकि आरज़ू आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चलने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे की तरफ जा रही थी जब अचानक से पीछे से ताई अम्मी ने पूछा, आरज़ू कहाँ जा रही हो? वो पकला कर इधर उधर देखने लगी। फिर अचानक इसे ऑन की बात याद आ गई, अगर किसी ने पूछा तो कह देना पैर में ज़्यादा दर्द है इसलिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वो ताई अम्मी, पाँव में ज़्यादा दर्द है इसलिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आरज़ू को झूठ बोलते बहुत अजीब लग रहा था। हाय मेरी बच्ची, 1 मिनट में भी हारिस को बुलाती हूँ, ताई अम्मी ने फ़ौरन कहा। नहीं, मैं ऑन जी के साथ जा रही हूँ, आरज़ू ने जल्दी से कहा तो ताई अम्मी मुस्कुराने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, ज़रूर जाओ। बहुत खुशी हुई तुम दोनों को एक साथ हंसी खुशी देखकर। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। वो इन्हें दुआ देती कमरे की तरफ जाने लगी, जबकि ऑन इसे ताई अम्मी के पास खड़ा देख चुका था। खबर पहुँच गई, अब पूरे घर में फैल जाएगी, वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोला। ताई अम्मी तो पूरी न्यूज़ कास्टर है, ओन ने कहा तो आरज़ू को अच्छा न लगा। ऐसी बात नहीं है, ताई अम्मी तो बहुत अच्छी हैं, आरज़ू मिनमिनाई। हाँ हाँ, सब अच्छे हैं, बस तुम्हारा शौहर अच्छा नहीं, जिसके पास आते हुए 1000 बार सोचती हूँ। लेकिन मेरा नाम भी ओन सोच समझ कर रखा गया था। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे बिठाने लगा। वो इसे हॉस्पिटल तो हरगिज़ नहीं लेके गया, सबसे पहले वो इसे आइसक्रीम पार्लर लेके आ गया। तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? छोड़ो जो भी है, आज से तुम मेरा फेवरेट खाओगी, वो कहकर पार्लर के अंदर चला गया। अच्छी तो कौन सा? आरज़ू को कहाँ आदत थी अपनी पसंद की कोई चीज़ खाने फरमाइश करने की। वो खामोशी से वहीं बैठ गई। तकरीबन 5 मिनट के बाद ऑन इसके लिए आइसक्रीम लेके आया। ये लें जाने मन, आपकी खिदमत में हाजिर है आपके शौहर का फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। वे एक अदा से कहता आइसक्रीम इसके सामने पेश करने लगा। थैंक यू ओन जी, वो इतना कह सकी। हाय मैं सदके ओन जी, लड़की ये अंदाज़ कहाँ से सीखा सामने वाले को कत्ल करने का? वो शरारती अंदाज में कहता पूछने लगा। आरज़ू कन्फ्यूज सी बैठी, इसके किसी सवाल का जवाब भी ठीक से नहीं दे पा रही थी। आइसक्रीम खिलाने के बाद उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। सारे रास्ते गाड़ी में रोमांटिक सॉन्ग बजते रहे। तुम्हें पता है, आज से पहले मुझे रोमांटिक सॉन्ग से चिढ़ थी, लेकिन आज लग रहा है जैसे सबके सब मेरे दिल का हाल बयान करें। तुमने मुझे बदल कर रख दिया आरज़ू, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मैंने तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, ओन ने इसका हाथ थाम कर चूमते हुए कहा, जबकि इसकी हरकत पर आरज़ू का नन्हा सा दिल काम कर रह गया। तुम इतनी घबरा क्यों रही हो आरज़ू? तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? वो इसका हाथ अपने हाथ में लिए पूछ रहा था। नहीं तो हाथ ठंडा, पता नहीं, वो हर बात का अधूरा सा जवाब दे रही थी जब ऑन बेसाख्ता मुस्कुराया। ओ तो मेरी बीवी मुझसे घबरा रही है। डार्लिंग मैं कोई गैर तो नहीं, तुम्हारा शौहर हूँ, मैं इसकी घबराहट को एंजॉय करते हुए बोला। जबकि आरज़ू से देख के रह गई। खोते ने हाले भी बुरी गाल नहीं दसी इस डंगर आदमी ने ना। चल भुगतेगा, तू ही भुगतेगा, क्या सी भुगतनी? क्या सब कुछ ड्रामा था? क्या वो सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए इसे धोखा दे रहा था? वो जो इसके साथ खुद को महफूज महसूस करी थी, वो तो इसका मुहाफिज था, इसका शौहर था। बेशक वो इसकी मोहब्बत न सी, लेकिन बीवी तो है। ये भी तो हो सकता है कोई एक हाल में इसे अपना बनाने में कामयाब हो जाए। आखिर पप्पू ने इसी तरह तो इसकी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगाई होगी। पप्पू को इस पर यकीन था तो वो अपने आप पर यकीन क्यों नहीं कर पा रही थी? बेशक ऑन सिर्फ दिखावा कर रहा था इससे मोहब्बत का, लेकिन वो तो दिखावा नहीं कर रही थी, वो तो इसकी बीवी थी, और इसे तो इसी शख्स की बीवी बनकर रहना था। इसे तामे को ऑन की ज़िंदगी से निकालना था, ना कि खुद ऑन की ज़िंदगी से निकलना था। इसे पप्पू की उम्मीदों पर पूरा उतरना था, इन्हें इनका बेटा वापस करना था। मैं ऑन को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करूँगी। मैं तामे को इनकी ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगी। सारी ज़िंदगी अपना हक दूसरों को छीनने नहीं दूँगी। ऑन मेरे शौहर है और मेरे ही रहेंगे। वो मुझे अपनी बीवी माने या ना माने, लेकिन वो मेरे शौहर और मैं पप्पू का बेटा, इन्हें वापस ज़रूर करूँगी। मैं ऑन को किसी दूसरी राह पर नहीं जाने दूँगी। वो खुद से हद करती ऑन को देख रही थी। चलो ज़िंदगी च पहली बार अपने वास्ते भी कोई स्टैप लेता।
हाय मार डालोगी क्या? ऑन ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा तो बेसाख्ता नजर चुरा गई और ऑन कहका लगाकर हंस दिया। घर आने तक आरजू ने अपने आप को इस रिश्ते को निभाने के लिए मुकम्मल तैयार कर लिया था। इसने सोच लिया वो ऑन के साथ एक नया रिश्ता बनाएगी और फिर इसे कभी इस रिश्ते से साथ नहीं होने देगी। वो गाड़ी रुकने गया तो आरजू कमरे में आकर इसका इंतजार करने लगी। घबराहट हद से सवा थी लेकिन आज इसे घबराना नहीं था। इसे ऑन को पाना था हमेशा के लिए, लेकिन क्या वो तामिया का मुकाबला कर पाएगी? क्या अपने शौहर को गैर औरत से छीन लेगी? वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब अचानक पीछे से किसी ने इसे अपनी बाहों में ले लिया। गहरी सोचों में क्या सोच रही हो? मुझे जलन हो रही है। तुम्हारे ओन जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम इसे छोड़कर किसी और की सोचों में गुम रहो। वो शरारत से बोला। मैं आपको ही सोच रही थी, आरजू बेसाख्ता बोली तो वो खुलकर मुस्कुराया। लड़की, तुम्हें तो दिल खुश करना आता है। तुमने मुझे इतनी बड़ी गलती के लिए माफ़ कर दिया। मैं तुम्हारी यह एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। डंगर आदमी, सारा कुछ क्लियर तो कर लाओ देना। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना परेशान था ये सोचकर क्या मेरी आरज़ू मुझे माफ़ करेगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे ख्वाब तोड़े, तुम्हारे साथ इतना बुरा रवैया रखा, इसके बावजूद तुमने मुझे माफ़ कर दिया। थैंक यू सो मच। वो इसके दोनों हाथ चूम कर बोला। काफ़ी थक गई हो, सो जाओ, इसे कहता वॉशरूम जाने लगा। क्या मतलब? आरज़ू परेशान होकर बोली। इसके इस तरह से परेशान होने पर मुस्कुराया। हाय, इस सादगी पर कौन ना मर मिटे। मेरे मतलब ये है जान, आप थक गई हैं, सो जाएं। आरज़ू, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं जानता हूँ तुम फिलहाल इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रही हो। जब तक तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करती मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। जब तक खुद मुझे अपने पास नहीं बुलाती। लेकिन मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगा। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते को समझने का थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ। थोड़े से वक्त का मतलब बस थोड़ा सा वक्त है। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता मैं, लेकिन तुम्हारी इजाज़त के बगैर छोटी मोटी गुस्ताखी होती रहेंगी। अब जाओ आराम करो। वो शरारत से आंख दबाकर कहता वॉशरूम चला गया, जबकि आरज़ू समझ नहीं पा रही थी उनको क्या हो गया। वो इसीलिए तो इससे इतनी नरमी से बात कर रहा था कि इसके करीब आकर अपना मतलब पूरा कर सके, अपनी माँ पर जाहिर कर सके वो इस शर्त को निभा रहा है। तो क्या अब सच में और इससे प्यार करता है? तो फिर तामिया सोचते सोचते इसका सर दुखने लगा। तामिया सारी रात परेशानी से इधर से उधर टहलती रही। क्या क्या ना सोचा था इसने। इस तरह से आरज़ू की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और फिर वो इससे इसी मुकाम पर ला पटकेगी जहाँ से ओनी से निकाल कर लेके गया है। वो हमेशा से इसे जलती आई थी, इसकी खूबसूरती से, इसकी मासूमियत से, यहाँ तक कि वो इसकी सारे सी ज़िंदगी से भी चलने लगी थी। ऐदा तो होंगे हसदी लोग, लेकिन अपने खोदे कुएं दे विच आपे डिगदे गड़े दे विच। वो इससे इतनी नफरत करने लगी थी कि इसे बर्बाद करने के लिए कोई भी इंतहा पार करने को तैयार थी। वो सारी रात उनको फ़ोन करती थी जबकि उनका फ़ोन साइलेंट पर था। वो आराम से सो रहा था। सुबह उन खुशी खुशी अपने काम पर किया और उमर को ये गुड न्यूज़ सुनाई कि आरज़ू ने इसकी सारी खताओं के लिए माफ़ कर दिया। उमर को खुशी हुई। ये तो बहुत अच्छी खबर है, शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। बस तू भाभी को लेकर मेरे घर डिनर पर आ। मिसबा तो मेरे पीछे पड़ी है कि इसके ऑन भाई की शादी होगी और इसे पता भी नहीं चला। खैर पता तो मुझे भी नहीं चला। उमर सर दाब भर कर बोला। हाय मेरे छवारे। मैंने अपने छवारे की टेंशन पई हुई। वैसे अरू अरीत, अगर तू मेरा नावल सुन रही है तो इतने मैनू भी कोई याद आ गया किसी ने ब्याह दे छवारे याद है। यू नो व्हाट आई मीन। पनौती। ओके, कोई ऐसी बातें नहीं करेगा। अच्छा, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस डायन का कुछ कर। ऑन ने अपने फ़ोन की तरफ इशारा किया जहाँ तामिया का फ़ोन आ रहा था। मेरा ख्याल है इस लड़की से एक बार मिलकर मैं सारा किस्सा सेट कर लूँ, मुझे इसे समझाना ही पड़ेगा। ऑन ने तंग आते हुए फ़ोन एक बार फिर से बंद कर दिया। लेकिन फ़ोन फिर से बजने लगा। इसने कुछ सोचा और आने वाली कॉल अटेंड की। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिलने आओगी? वो पूछने लगा। तामिया को लगा जैसे इसका मकसद कामयाब हो गया, इसकी जान में जान आ गई। इसने जल्दी से ऑन को अपने आने का पता बताया। मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा। ऑन ने बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो घर आकर सबसे पहले इसे देखना चाहता था। वो इसे ढूंढते हुए सबसे पहले किचन में, इसके अंदाजे के मुताबिक वो किचन में थी। आरज़ू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, वो इसके पीछे आकर कहने लगा और अपने हाथ से एक शापर इसे देने लगा जिसमें बहुत सारी चूड़ियाँ और शायद पायल थी। आपको तो ये नहीं पसंद? आरज़ू कुछ समझने की कोशिश में बोली। मेरी जान, मत याद दिलाओ मेरी ज़िंदगी के सियातरीन दिन। तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ बहुत सजती हैं। जल्दी से इन्हें पहनो, मुझे मेरे कपड़े निकाल कर दो। ऑन ने हुक्म दिया। आपके कपड़े तो आपकी अलमारी में हैं ओन जी, आरज़ू ने कहा। और इसके ओन जी कहने पर ऑन ने एक बार फिर अपना दिल थामा। जानता हूँ मेरे कपड़े मेरी अलमारी में, लेकिन मुझे मेरे कपड़े निकाल कर तुम दोगी, इन्हें इस्त्री करके तुम दोगी। आज से मेरे सारे काम तुम करोगे। जल्दी आओ कमरे में, तुम्हारा इंतजार करो। पहले जो इज्जत ना कहते दो इज्जत बची नहीं हुई शरक में। मैं इस्त्री करके तुम दोगी, मैं सारे काम तुम कर दोगी। आया बड़ा नवाब। वो इसका गाल चूम कर बोला जबकि इसकी इस हरकत पर आरज़ू बौखला कर इधर उधर देखने लगी। रिलैक्स मेरी जान, किसी ने नहीं देखा। उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बोला बाहर निकल गया। जबकि आरज़ू फ़ौरन किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जबकि जहाँ हानिया बाहर खड़ी शरारती नज़रों से देख रही थी। हानिया ने देख लिया। मैंने कुछ नहीं देखा, वो शरारत से कहती किचन में चली गई, जबकि आरज़ू शर्मिंदा से अपने कमरे की तरफ भाग गई। सुबह उन तामिया से मिले रेस्टोरेंट में आया। पहले तो वो काफ़ी देर इसका इंतजार करता रहा। पिछली बार की तरह वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। हूँ तो बुला मगरों लानी उन्हें। वो इसे देखने के लिए कितना बेचैन था और इस दिन वो आई ही नहीं। काश वो इस दिन यहाँ आ जाती और उनको सब इसी दिन पता चल जाता।
इसका इंतज़ार करते करते वो थक चुका था जब एक लड़की इसके सामने आकर बैठी। इसने 1 मिनट न लगाया इसे पहचानने में। ये वही लड़की थी जो इस रात इस लड़के के साथ कार में कहीं जा रही थी। तुम? ऑन ने सवालिया अंदाज में कहा। तो क्या तुम हो तामिया जिससे मैं फ़ोन पर बात करता था? हाँ मैं ही हूँ जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारे मामू की बेटी हूँ। जानती हो हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे कहीं देखा और मुझसे प्यार करने लगे। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। तुम वो लड़की नहीं जिसे मैं चाहता हूँ, और दूसरी बात तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जैसी घटिया तरीन लड़की से मैं प्यार करूँगा? वो इसकी बात काट कर बोला। हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस? तामिया तो भड़क उठी। ओ बिब्बी आवाज़ कम करो, पहले ऐसी हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम वो लड़की जो दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के काम आती हो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इंस्पेक्टर ऑन नकवी तुमसे प्यार करूँगा? तुम्हारी औकात है मेरे सामने बैठने की? मेरी नज़र में तुम वो 2 टके की वो लड़की हो जो चंद पैसों के लिए कभी किसी भी हद तक जा सकती है, जो चंद नोटों के लिए लोगों का टाइम पास बनते हुए फ़र्क महसूस करती हो। और मैं ये सोच रहा था कि तुम मेरी आरज़ू हो। तुम तो मेरी आरज़ू की जुत्ती के बराबर भी नहीं। मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ, ना ही मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक है। तुम यही समझ लेना कि ऑन नकवी भी इन लोगों में से एक है जो तुम्हारे साथ टाइम पास करता है। और यही बात कीमत मेरे इस टाइम की, तो वो इसके सामने चंद नोट रख कर चला गई। वो शख्स पल में इस लड़की को एक तवाइफ के ओहदे पर फाइज कर गया था। ऐसी लड़कियों की शायद यही औकात होती है। बेइज्जती नहीं होगी बल्कि वाह टका की होगी ज़िंदगी पहली बारी ऑन ने को चंगा काम किया। आधी रात को फ़ोन पर बातें करना, हर शख्स को अपनी मोहब्बत का झूठा दिखावा दिखा के इससे पैसे देना, इसके पैसे से शॉपिंग करना और बदले में अपनी कीमती वक्त से देना, इसके पैसे पे ऐश करना और इसकी मोहब्बत के जाल में फंसाना एक तवाइफ का नहीं तो और किसके काम है? ऐसी औरत और एक तवाइफ में कोई फ़र्क नहीं होता। ऑन ये बात इसे बताकर गया इन चंद नोटों से जो इसके सामने मेज़ पर पड़े थे। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एक दिन यही पैसे मैं तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। पिछले 2 घंटे से मुसलसल इसका फ़ोन बज रहा था, जबकि अपने लैपटॉप में घुसा बार बार फ़ोन काट रहा था। आरज़ू भी अपना काम ख़त्म करके कमरे में आई थी। इसे आते देखकर इसने फ़ौरन अपना काम बंद कर दिया। इतनी देर से क्या करी थी? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सारे नौकर मर गए क्या जो काम तुम कर रही हो? ये ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे लिए अलग नौकर रख लेता हूँ। मेरी बीवी को नौकरी बना दी। सुबह अंधेरे में कमरे से निकलती और अंधेरे में रात को वापस आती है। वो इसके करीब आकर खड़ा हुआ। अरे नहीं कौन का कोई ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाता है? ये सब कुछ तो मैं खुद अपने शौक़ के लिए करती हूँ। आरज़ू ने मुस्कुरा कर कहा। काम कौन शौक़ से करता है मेरी झल्ली बीवी? वो कहते हुए इसके चेहरे पर झुका और इससे पहले वो गुस्ताखी करता आरज़ू ज़रा सा पीछे हटी। क्या यार सारा मूड ख़राब कर दिया। अब क्या मैं अपनी बीवी को किस भी नहीं कर सकता? ऑन मुँह बनाकर पीछे। मेरा वो मतलब नहीं था, आरज़ू ने फ़ौरन घबरा के कहा। मतलब कर सकता हूँ। ऑन फ़ौरन इसके करीब आया। वो अभी तक सवालिया अंदाज में इसके चेहरे पर देख रहा था। इसकी मर्ज़ी के खिलाफ इसे नहीं छूना चाहता था। जवाब दो। ऑन ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे मज़ीद अपने करीब करते हुए कहा। मैं क्या कहूँ? आरज़ू मिनमिनाई तो ऑन मुस्कुरा दी, जबकि इसकी कुर्बत आरज़ू के होश उड़ा रही थी। मतलब तुम्हें कोई इतराज़ नहीं? वो इसके मज़ीद करीब हुआ और इसकी बात सुनकर आरज़ू का नन्हा सा दिल कांपने लगा, जबकि उनका सारा ध्यान इसके कपकपाते होंठों पे था। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो तुम्हें नहीं लगता कि हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं? ऑन ने मुस्कुराते हुए उसके होंठों पर झुककर अपने प्यार की पहली मोहर ज़ब्त करने लगा, जबकि वो आंखें बंद की इसकी शर्ट को मजबूती से अपनी मुट्ठियों में दबोचे इसके लमस को महसूस कर रही थी। जब ऑन ने इसकी हालत पर तरस खाकर इससे दूरी बनाई, आरज़ू अभी तक इसकी हालत में खड़ी इसकी शर्ट को पकड़े हुए थी। आज के लिए इतना डोज काफ़ी है, बाकी तुम्हारी इजाज़त के बाद। वो इसके कान में सरगोशी करते इससे दूर हुआ। वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे तुम मुझे दिल से इजाज़त दे रही हो। वो मुस्कुराते हुए बोला तो आरज़ू फ़ौरन इससे दूर होकर बिस्तर में घुस गई, जबकि अब दिल के साथ पूरा जिस्म लरस रहा था। जब ऑन ने बिल्कुल इसके करीब आकर लेटते हुए इसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा। आज मेरा पूरा दिन बहुत बुरा गुजरा। तुमने एक बार भी नहीं कहा ऑन जी? वो शरारत से इसके बाल सहलाते हुए बोला। इसकी बात के जवाब में आरज़ू कुछ नहीं बोली। देखो अब तुम चुप रहकर मुझे मज़ीद शरारतों पर मजबूर कर रही हो। मैं क्या बोलूँ? इस पर वो फ़ौरन बोली। मेरा नाम लो। ऐसा लगता है तुम्हारी ज़ुबान से अदा होने वाला मेरा ये नाम लिखा गया। वो इसके लबों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए मज़ीद इसके करीब हुआ। ओन जी? वो एक हाथ इसके सीने पर रखती से खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। हाय मैं सदके, तुम तो मार डालोगी। मुस्कुराकर लाइट ऑफ करते हुए आंखें मूंद गए, जबकि इसे इस तरह से सोते देखकर आरज़ू ने सुकून का सांस लिया और आंखें बंद कर ली। न जाने रात का कौन सा पहर था, इसका फ़ोन बजने लगा। ऑन की नींद थी या न जाने क्या वो सोए जा रहा था, लेकिन जबकि बार बार फ़ोन बजने की वजह से आरज़ू की नींद ख़राब हो चुकी थी। एक बार इसका दिल चाहा कि उनको जगाते, लेकिन फिर इसकी बेबाकियाँ याद करते हुए इसका सोने बेहतर समझा। वो इसके ऊपर से हाथ लेके जाते हुए फ़ोन उठा चुकी थी। फ़ोन पर तामिया का नाम जगमगा रहा था। इसका दिल अचानक ही दुख से भरने लगा। रात भी खुशफहमी के ज़ेर असर वो सोई थी। फ़ोन पे नाम देखकर इसकी सारी खुशफहमियाँ हवा हो गई। पहले सोचा फ़ोन वापस रख दे, फिर ऑन की नींद ख़राब होने के डर से इसने फ़ोन उठा लिया और अपने आप को तामिया की बातें सुनने के लिए भी तैयार कर लिया। हेलो, आरज़ू ने बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ अदा किया। हेलो आरज़ू, तामिया फ़ोन पर होते हुए मुखातिब हुई। हेलो आपी, आप रो क्यों रही हैं? आप ठीक तो हैं? आरज़ू ने फ़िक्रमंदी से पूछा। प्लीज़ आरज़ू, प्लीज़ ऑन से कहो मुझसे बात कर ले। प्लीज़ इसे बताओ मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊँगी इसके बगैर। इससे कहूँ बस एक बार मुझसे बात कर ले। तानिया फ़ोन पर मुसलसल रोए जा रही थी। आपी प्लीज़ आप ऐसे ना रोएं, आरज़ू फ़िक्रमंदी से बोली तो पिट्टे मुँह तेरे थे। कैसे ना रोऊं आरज़ू? वो कहता है मुझसे शादी नहीं कर सकता। वो तुम्हारी जैसी मासूम लड़की को धोखा नहीं दे सकता। वो कहता है कि वो तुम्हारे साथ इस शादी को निभाने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी भी दे सकता है। और अगर इसने ऐसा किया आरज़ू तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी।
आरज़ू मैं मर जाऊँगी इसके बगैर, खुदा के लिए इससे कहो कि मुझसे बात कर ले, मैं एक दिन इससे बात के बगैर नहीं रह सकती और वो कहता है कि सारी ज़िंदगी के लिए मुझे छोड़ रहा है, मैं कैसे रहूँगी इसके बगैर, तामिया रोते हुए बोली। इसके इस तरह से फूट फूट कर रोने से आरज़ू की आंखों में भी आंसू आने लगे। वो लड़की जो कभी किसी पर तरस नहीं खाती थी, इसके शौहर की मोहब्बत के लिए रो रही थी। आरज़ू का दिल चाहा कि अभी ऑन को गिरेबान से पकड़ कर उठाए और कहे कि कर लो तामिया से शादी, मैं कभी तुम्हारे और इसके बीच में नहीं आऊँगी, लेकिन कहाँ से लाती वो इतनी हिम्मत। ऑन के सामने आंखें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी तो इससे ये बात करने की हिम्मत कहाँ से लाती। अभी वो तामिया की बात सुन रही थी कि ऑन की आंख खुल गई। इसके हाथ में वो अपना फ़ोन देखकर समझ चुका था कि इस वक्त किसका फ़ोन हो सकता है। फ़ोन रखो, वो गुस्से से बोला। ओन जी प्लीज़ आप ही हैं, आप बात कर लें। आरज़ू रोते हुए फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। मैंने कहा कि फ़ोन बंद करो अभी इसी वक्त, वो चिल्ला कर बोला। जबकि इसके इस तरह से चिल्लाने पर आरज़ू ने फ़ोन काट कर रख दिया। ये बात तो तामिया रेस्टोरेंट में ही बता चुकी थी, वो इसके मामू की उस्मान की बेटी है, फिर ज़ाहिर बात है आरज़ू इसके घर की बेटी थी। इसे आरज़ू के मुँह से आप ही सुनकर हैरानी नहीं हुई। इसे रोते हुए देखकर रोने से अपने सीने से लगा ली। तुम क्यों रो रही है ऐसी चीप लड़की के लिए? तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं वो कितनी घटिया और गिरी हुई है। वो इसे अपने सीने से लगाया आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। आज के बाद ऐसी लड़की के लिए तुम्हारी आंख से एक आंसू भी नहीं निकलना चाहिए। चलो अब आराम से सो जाओ, कल हमने कहीं जाना है, सुबह सुबह निकलना होगा। वो इसके कान में आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। आरज़ू ने कुछ नहीं पूछा। वो तो अभी तक ये सोच रही थी कि वो इसकी आपी को इतने गंदे लफ्ज़ों से क्यों पुकारा, जिसने अपने आपी का करतूत आप पता नहीं है ना। सुबह होते आरज़ू कमरे से निकल गई। आरज़ू बेटा इतना वक्त हो गया और अभी तक काम पर नहीं गया? जुबैदा ने उनको गाड़ी बाहर खड़े देखकर पूछा। नहीं, मेरे ख्याल से वो भी जागे नहीं है, वरना तो कब के चले गए होते। आरज़ू ने कहा। आरज़ू बेटा जाओ ज़रा देख के आओ, देखो 10 बज रहे हैं। ज़ुबैदा बेगम ने इसे कमरे की तरफ भेजते हुए कहा। उनका आधी रात वाला गुस्सा याद करके इसे डर लग रहा था, न जाने वो अभी तक किसी मूड में ना हो। वो आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए अपने कमरे में जहाँ उन अपने छोटे से बैग में कपड़े रख रहा था। जल्दी कदम चलाओ, वो इसे देखकर बोला। वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आरज़ू जल्दी से कदम कमरे के अंदर रखें और इसके पास आई। जल्दी से अपने 2-3 ड्रेसेस पैक करो, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। वो कहाँ वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करते हुए इसे देखकर बोला। कहाँ? आरज़ू ने पूछा। सवाल मत पूछो, जो कहा है वो करो। लेकिन फिर भी वो हल्का सा मिनमिनाया, न जाने इसके सामने इसकी आवाज़ कहाँ चली जाती थी। तुम समझ लो हम हनीमून पे जा रहे हैं। ऑन शरारत से आंख दबाकर बोला, लेकिन इसके माथे पर पसीना देकर हंसने लगा। यार एक काम है जिसकी वजह से शहर से बाहर जाना पड़ेगा। डीसीपी सर ने मेरी कोई भी बात ना मानने की कसम खा रखी है, लेकिन जब इनको बताया कि अभी भी मेरी शादी हुई तो इन्होंने मुझ पर थोड़ा सा तरस खाते हुए अपनी बीवी को साथ ले जाने का ऑर्डर दे दिया। अब जल्दी से अपना सामान पैक करो और तुम समझ लो तुम्हें दिया हुआ मेरा वक्त ख़त्म हो गया। वैसे मेरी जान, तुम्हें 18वीं बर्थडे गुजरे हुए भी आज 18 दिन हो गए। 8वां दिन है। 18 दिन ऑन सबर ही ना कर लेंदा। और तुम्हें देखते हुए मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि तुम खुद से मुझे अपने पास नहीं बुलाओगे। मुझे ये काम भी खुद ही करना पड़ेगा। अब मुझे तुम्हारी इजाज़त मुझे बुढ़ापे में मिलेगी और इतनी देर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ऑन के कहने की देर थी कि आरज़ू के ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई। आरज़ू तुम ठीक तो? तुम्हारे माथे पे पसीना क्यों आ रहा है इतना? वो इसका पसीने अपने हाथ से साफ़ करते हुए पूछने लगा। ओह अच्छा, अब मैं समझा। मेरी जान, अब मैं क्या करूँ? तुम खुद तो मुझे अपने पास कभी बुलाओगी नहीं और मेरे आने पर तुम्हारी इस तरह से पसीने छूट रहे हैं। अब अगर मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद होती कि तुम्हारी तरफ से किसी बुलावे की तो मैं सब्र करता, लेकिन तुम्हारी ये शर्म हया मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। सो बी रेडी। वो आंख दबाकर फिर से सामान पैक करने लगा। घर वालों से क्या कहेंगे? उन्होंने अपनी तरफ से बहाना सोचा था। आरज़ू ने सॉरी, मैं किसी का जवाब दे नहीं हूँ, मुस्कुराकर कहते बाहर जाने लगा। मैं कुछ चीज़ें ले आऊँ, तब तक तुम अपनी तैयारी करके रखना। तुम्हारे पास ठीक 15 मिनट हैं। जब मैं आऊँ तो मुझे गेट पर मिलो। वो जाते जाते भी इसके लबों पर अपनी प्यार की निशानी छोड़ गया। अब इसकी वजह से 15 मिनट यही वेस्ट मत कर देना। इसका इशारा इसके लबों की अपनी मोहब्बत की मोहर पर था, जबकि आरज़ू की हालत 15 मिनट ज़ाया करने वाली हो गई थी। फूफो प्लीज़ मेरी मदद करें, ऑन जी मुझे अपने साथ पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। आरज़ू ने उनके आने से पहले ज़ुबैदा बेगम को किचन में जान लिया। कहाँ लेके जा रहे हैं वो तुम्हें? ज़ुबैदा बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं, बस अभी कह कर गए हैं कि मैं अपना सामान पैक करूँ। वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं हनीमून पर। वो तेज़ तेज़ बोलती एंड पर स्लो हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? जाओ अपना सामान पैक करो। लेकिन पप्पा मेरा कॉलेज, मेरी पढ़ाई। आरज़ू ने जल्दी से बहाना बनाने की कोशिश की। कल सरकारी छुट्टियां हो जाएंगी, हानिया जल्दी से बोली। आरज़ू ने एक नज़र अपनी बेरहम जेठानी की तरफ देखा। पप्पा प्लीज़। आरज़ू ने बेबस शक्ल बनाकर अपनी पप्पो को देखा जब बाहर से ऑन की गाड़ी की आवाज़ आई। पप्पा प्लीज़ कुछ करें, ऑन जी वापस आ गए हैं। आरज़ू ने ज़ुबैदा बेगम के दोनों हाथों से बाजू पकड़ते हुए कहा। तो ज़ुबैदा बेगम मुस्कुराने लगी। जल्दी जाओ आरज़ू, ऑन बाहर इंतज़ार करे। ज़ुबैदा बेगम ने कहा। जुल्म पप्पो, वो मुँह बनाते हुए। जालिम पप्पो, वो मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो अपना सामान पैक कर चुकी थी। इतनी देर लगा दी आरज़ू, मैंने सिर्फ 2 जोड़े पैक करने का बोला था। और ने इसका बैग उठाते हुए इसे नीचे आने का इशारा किया तो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने नीचे आई। मैं आपको इस चीटिंग के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी हानिया। भी वो मुँह बनाकर बाहर जा रही थी। बस मुझे मेरे देवर का बहुत ख्याल रहता है, हानिया शरारत से कहती हुई अंदर चली गई। वो पप्पो के सामने रुकी जब ऑन ने इसका हाथ थाम लिया। हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, कोई आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी रुखसती नहीं कर रहा यहाँ से। और ऊंची आवाज़ में कहते इसे अपने साथ ले गया। उनने इसे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और इसका बैग डिग्गी में रख दिया। इतनी घबरा क्यों रही हो मेरे साथ आने पर? मैं शौहर हूँ तुम्हारा, इस तरह से तुम मुझसे डर क्यों रही हो आरज़ू?
अब तो हमें सब कुछ ठीक हो चुका है ना। इससे ज़्यादा वो खुद को यकीन दिलाते हुए पूछ रहा था। हाँ, तू जिद्दां सारी गल डिक्लेयर कर दी थी ना डंगर आदमी। जी ऑन जी, मेरा ऐसा कोई, वो बस इतना ही बोल पाई। हाँ जान, तो तुम्हारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ऑन हंसते हुए बोला। सफ़र के दौरान बार बार इससे कभी कुछ खाने का बोलता तो कभी कुछ, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि लंच तक नहीं किया। हम बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। दरअसल हम कराची जा रहे हैं। वैसे तो मैं फ़्लाइट पर जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, इसलिए इस तरह से जा रहे हैं। तो यार, आप अकेले चले जाते? आरजू ने हल पेश किया। अब अकेले जाने में क्या मज़ा, बंदा शादीशुदा है। और मुस्कुराते हुए बोला। वैसे भी जिसके पास इतनी हसीन बीवी, उसे अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यहाँ 2 ही कमरे थे और एक छोटा सा किचन। पूरा फ्लैट ही बंद था। सीधे से चलते हुए इसने अंदाज़ा लगा लिया कि घर ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ सुथरा है। थोड़ा गंदा है, लेकिन हमने कौन सा सारी ज़िंदगी यहाँ रहना है। ऑन ने सफाई पेश करते हुए कहा। जिन नज़रों से उसको देख रही थी, ऑन इस घर की गंदगी देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। बोला भी था साफ़ करवा देना, फिर भी कमीने ने साफ़ नहीं करवाया। वो बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा और एक कमरा खोला। पूरे घर की बनिस्बत ये थोड़ा साफ़ था, लेकिन यहाँ भी जगह जगह सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। दरअसल वो बहुत सारे लोगों के इस्तेमाल पे रहा है। हमसे पहले कुछ लोग इस फ्लैट में रहते थे, इसलिए इसका हाल काबिल कबूल नहीं। लेकिन अब ये लोग चलेंगे, सुबह मेड आएगी, सबको साफ़ कर देगी। अब तो बहुत वक्त हो गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तब तक तुम रेस्ट करो। तुम अकेले डरोगी तो नहीं? और ने जाने से पहले पूछा। नहीं, आप जाएं, मैं नहीं डरूंगी, अभी तो बहुत रोशनी है। ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वैसे छोड़कर खाना लाने गया। अर्जुन एक नज़र पूरे फ्लैट को देखा, जो वाकई इनके रहने के लायक तो हरगिज़ नहीं था। ऑन का क्या है, वो तो जैसे तैसे गुजारा कर लेते, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। अर्जुन ने दिल ही दिल में सोचते हुए झाड़ू उठाया। ऐ अल्लाह, बन गई काम वाली। किसी के घर जाके भी काम वाली बन गई आरजू बीबी। ऑन जल्दी जल्दी के चक्कर में भी घंटा लगा के आया था। बंदा पूछा, घर बैठा ऑर्डर कर ला। जब इसने सीढ़ियों पर पहला पैर रखा, वो समझ गया कि आरजू अपना काम कर चुकी है। मजाल है लड़की, थोड़ी देर आराम से बैठ जाए, सुबह मेड ने आकर वैसे भी साफ कर ही देना था। वो बड़बड़ाते हुए बोला। मैंने कहा तो था सुबह मेड आ जाएगी, फिर तुम क्यों बेकार में ये सब कुछ काम करती रही? मैंने तुम्हें रेस्ट करने को कहा था। वो कमरे में आया तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। आरजू बेड पर लेटी दुनिया जहान से बेगाना थी। और मुस्कुराए बिना न रह सका। सारा दिन सफ़र में अब इस घर की सफाई में बेचारी बहुत थक चुकी थी। ऑन किचन में आज पहले काफ़ी बेहतर और साफ़ सुथरा लग रहा था, यकीनन वो भी सोई थी, वरना जो हाल वो इस किचन का देख कर गया था, इतनी जल्दी तो साफ़ होना नहीं था। ऑन ने डिश में खाना निकाला और ट्रे में रखकर कमरे में आ गया। आरजू उठो, खाना खा लो, फिर आराम से सो जाना। इसे प्यार से जगाते हुए बोला। आज के बाद ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कल से मेड आएगी, सारे काम वो करेगी। तुम्हें यहाँ अपना ख्याल रखने के लिए लाया हूँ, घर चमकाने के लिए नहीं। वो इसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बोला। क्यों ऑन जी, आपको पसंद नहीं आई घर की सफाई? वो मासूमियत से पूछने लगी। पसंद आई, बहुत पसंद आई, लेकिन तुम्हें ये सब काम करने के लिए मैं नहीं लाया यहाँ पे। तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि हम थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार कर एक दूसरे को समझें, ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी खूबसूरत हो। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें इन सब कामों में उलझा हुआ ना देखूँ। आज की मैं समझ रहा हूँ तुम्हें गंद में रहने की आदत नहीं, लेकिन आइंदा तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी, ना यहाँ और ना ही घर जाके। आई बात समझने में? ऑन ने मुस्कुराते हुए समझाने लगा तो अर्जुन ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी, जबकि ऑन को अपने हाथ से खाना खिलाने से रोकने की कोशिश की। क्या मसला, मैं खिला रहा हूँ ना। उन्होंने इसका हाथ पीछे करते हुए कहा। आप खुद भी तो खाएं। वो फिर हल्का सा मिनमिनाई तो वो हंसने लगा। मैं तुम्हें खिला रहा हूँ तो तुम्हें मुझे खिलाना चाहिए, उन्होंने शरारत से कहा। और शर्माना बंद करो, मुझे खाना खिलाना शुरू करो। उनकी बार ऑन ने हुक्म दिया, जिस पर थोड़ा घबराते थोड़ा शर्माते हुए अर्जुन ने अमल करना शुरू कर दिया। आओ यार, बंदा तो वही है, उन्हें अपना एक ही आता बेचारा, तेन को आवे क्या आपको आवे। बेचारा तो खैर नहीं है डंगर। फिर ऑन ने इसे सोने के लिए बोला तो वो फ़ौरन लेट की। ऑन इस पर कंबल ठीक करता दूसरी साइड आ गया। ऑन सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने काम पर गया था, इसके बाद घर आकर इसे बाहर घुमाने ले गया। इससे पहले वो कराची कभी नहीं आई थी। इतना बड़ा शहर और इतने सारे लोग देखकर अर्जु को मज़ा आ रहा था, लेकिन ऑन की बात इसे शर्माने पर मजबूर करी थी। आज इसने दिल से दुआ मांगी कि वो सिर्फ इसी का हो जाए, जो कुछ तामे के बारे में कहता है वो सब कुछ सच हो। इसके साथ घूमते फिरते तामे को बिल्कुल ही फरामोश कर चुकी थी। पता था तो बस इतना कि वो अपने शौहर के साथ है। शुक्र है अक्ल शरीफ से कोई गल आई बैजी दे। आपको पता है इतनी देर रिकॉर्डिंग में मच्छर मेरा कितना अच्छा खासा डिनर करके जो आ चुके हैं। खाना इन दोनों ने बाहर से खाया। और ने एक बार फिर इससे इसकी मर्ज़ी पूछकर अपना फ़र्ज़ निभाया, फिर अपनी मर्ज़ी से खाना खिलाकर ज़बरदस्ती इससे भी खिलाया और ये भी कह दी कि आज से तुमने यही खाना, यही कुछ तुम्हारी पसंद होगी। जबकि उनको इस तरह से हक जताना, हुक्म चलाने से बहुत अच्छा लग रहा था। हाय, मैंने कोई कहा मैं चंड मार के परे बैठावा भाई, पसंद अपनी अपनी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? घर आकर इसने पूछा। अब अगला बंदा तुम्हें टिंडे खाने को कह रहे तो तुम टिंडे खाओगे? बहुत अच्छी। आरजू ने मुस्कुरा कर कहा। मतलब पढ़ाई करना बहुत पसंद है तुम्हें, इसलिए इतनी मुस्कुरा कर जवाब दे रही हो, वरना सुबह से तुमने एक बार भी मुस्कुरा कर जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वो तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी और लाइक स्टूडेंट हो। ऑन के कहने से पर वो फिर से मुस्कुराई। हाय, आजकल तो पढ़ाई तो ना पूछो, जो मेरे ना पढ़ाई कर रही थी, मैं पढ़ाई ना जो कर रही हैं। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट और बहुत लाइक भी। मैंने मैट्रिक में पूरे स्कूल में टॉप किया था। आरजू ने खुशी खुशी बताया तो ऑन मुस्कुरा दी। अच्छी बात है, वैसे भी मुझे पढ़ी लिखी लड़कियाँ बहुत पसंद है। और अब से तुम कॉलेज छोड़ने में जाया करूँगा, और वो आखिर तुम्हारी सहेलियों को भी तो पता चले तुम्हारा हस्बैंड कितना हैंडसम है। उन्होंने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा।
अगर आप मुझे छोड़ने चलेंगे तो मैं आपको कॉलेज से बाहर से वापस भेज दिया करूँगी, कोई आपको देखेगा ही नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप इतने हैंडसम हैं। आरजू ने अपनी तरफ से समझदारी का सबूत दिया। क्या बात है बीवी, अपना ना सही बाकी लड़कियों के भला होने दो। तुमने तो कसम खा रखी है मेरे पास नहीं आना, ना किसी को मेरे पास आने दो, तो और किसी को मेरे पास आने दो। और ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींच कर कहा। वो चाय बनानी है। आरजू ने बहाना बनाया। नहीं मेरी जान, तुम्हें चाय नहीं बनानी, तुम्हें मुझे बेवकूफ़ बनाना है। जाओ बनाओ। वो इसका हाथ छोड़ते हुए बदमज़ा हुआ, जबकि आरजू आज़ादी मिलते ही किचन की तरफ भाग गई। छोटी छोटी बातें, नन्ही नन्ही शरारतों में ये 3 दिन कैसे गुजर गए दोनों को पता न चला। इन 3 दिनों में आरजू को लगा वो एक अलग जहान में है। और उनके साथ गुजारा ये वक्त आरजू हमेशा याद रखेगी कि इस अलग दुनिया में उन्हें से बहुत खुशियाँ दी थी। और जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा खुश किया वो तामे की कॉल को इग्नोर करना। तकरीबन मुसलसल ही ऑन का फ़ोन बजता रहा। ऑन तेनों ब्लॉक करना नहीं आंदा, बंदा सीधा ब्लॉक लिस्ट दे विच सुट ते जान छड़ाया। देखो एक पुलिस वाला होकर तो कुड़ी दे गल्लां तो जान ही छड़ाए जा रहे तेरे को। दौर फिटे मुँह तेरे पुलिस की नौकरी ते। लेकिन वो इसे इग्नोर किए बस अपनी आरज़ू में खोया हुआ था। मगर घर वापस आकर वो बहुत खुश थी। हानिया से ऑन के नाम से छेड़ती तो कभी पूछती कि वहाँ क्या क्या हुआ, जबकि कुछ भी ना होने के बावजूद भी आरज़ू बस शर्माई जा रही थी। लेकिन ऑन के साथ की खुशी कोई भी इसके चेहरे पर देख सकता था। वो कमरे में आई तो ऑन का फ़ोन बज रहा था। फ़ोन पर तामे का नाम देखकर इसे गुस्सा आने लगा। ऑन इसे इस हद तक इग्नोर करे लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह इसे फ़ोन कर रही थी। पहले तो आमिया इसके साथ जैसे भी करे, जितना भी बुरा करे, जो भी ज़्यादती करे, लेकिन कभी वो इसे इतनी बुरी ना लगी जितनी इसके शौहर के साथ नाम जोड़ने के बाद लगी। इसने उनके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया तो इस फैसले में तामे की कोई जगह नहीं निकलती थी। मुसलसल फ़ोन बजा जा रहा था। जिसने तामे से आखिरी बार बात करने का फैसला किया। फ़ोन उठाकर इससे पहले वैसे कुछ कहती वो रोते हुए बोलने लगी। आरज़ू तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अब तक मेरे किए का बदला ले रही हो मुझसे। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो आरज़ू? तुम्हारा दिल तो इतना नरम था। तुम इतनी जालिम कैसे बन गई कि तुम्हें अपनी बहन पर तरस नहीं आता? तामे बिलक बिलक कर रोते हुए बोली। उन्हें मगरमच्छ दे आंसुओं चढ़ने आई ना दो फिटे मुँह आरज़ू, फिर तेन मैं जलील करांगी। जबकि इसके इस तरह से रोने पर आरज़ू को रोना आने लगा। जा तू अपने वैन पाला बह के। तभी ऑन नहाकर बाहर निकला। इसे इस तरह से रोते हुए अपना फ़ोन इसके कान से लगा हुआ देखकर वो खुटका और इसके करीब आकर खड़ा हो गया। इससे कहो कि आज के बाद मेरे शौहर को फ़ोन नहीं करना, ऑन ने इसके करीब आकर बोला। वो बहुत ज़्यादा रो रही है। आरज़ू ने रोते हुए फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया लेकिन ऑन ने लेने से इनकार कर दिया। इससे कहो कि आज के बाद ये तुम्हारे शौहर को फ़ोन नहीं कर सकती। इसे मना करो, बोलो इसे कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, किसी दूसरी औरत का मुझ पर कोई हक नहीं। ऑन गुस्से से कह रहा था। मैं ये नहीं कह सकती, वो बहुत ज़्यादा रो रही है। आरज़ू ने फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाना चाहा। कहो आरज़ू, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, वो गुस्से से बोल रहा था। सही गल, मुंडा तेन इज्जत दे रहे, तेन इज्जत ही नहीं पाजी, मैंने नहीं कहना, मैंने नहीं कहना। कहो आरज़ू, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। इसका गुस्सा देखकर आरज़ू को रोना आने लगा। जब कौन दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था, इसे जाता हुआ वो देख नहीं सकती थी लेकिन अपनी बहन का मज़ीद दिल भी नहीं दुखा सकती थी। तुम्हें अपनी बहन से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है। ऑन ने दरवाज़ा खोला जब इसे अपने कान में आवाज़ सुनाई दी। बस बहुत हो गया, आप आज के बाद आप मेरे शौहर को फ़ोन नहीं करेंगी। शर्म मुझे नहीं, आपको नहीं है आनी चाहिए। गैर मर्द से बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपको अपनी बहन के शौहर के बारे में ऐसा कहते हुए आज के बाद मेरे शौहर को फ़ोन करने से पहले 1000 बार सोचिएगा। वो रोते हुए कहती फ़ोन बंद कर चुकी थी जबकि तामिया परेशान अपने फ़ोन को देख रही थी। ऑन ने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पलट कर इसके पास आ गया, वापस आ गया। बहुत वक्त ज़ाया कर दिया तुमने आरज़ू, अब मैं मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो इसके लबों पर झुकते हुए बोला और इस्तेहकाक से भरपूर मोहर इसके लबों पर सबत करती। आज मैं सारी दूरियां मिटा देना चाहता हूँ ताकि कोई तामिया हमारे बीच ना आए। मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ। इसे अपनी बाहों में भरे बेड पर उठा लाया। आज तुम्हारी इस बात ने तुम्हारी रजामंदी का सबूत दिया आरज़ू। ये तो मैं पहले दिन से समझ गया था, तुम खुद से कभी मुझे अपने करीब नहीं बुलाओगी और अब तुमसे दूर रहने का मेरा कोई इरादा नहीं। आई लव यू, वो इसके लब पर झुकते हुए बोला जब आरज़ू ने अपने आप इसको सौंपते हुए इसके सीने पर अपना सर रख दिया। ऑन ने इसे अपनी बाहों में भरते अपना तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आँख खुली तो इसने ऑन को अपने बिल्कुल करीब देखा। शर्म से नज़र उठाना मुश्किल लग रहा था। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने इसके लबों पर जगह बनाई। वो इसके करीब से उठकर जाने लगी जब ऑन ने इसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। ऑन जी, वो बेसाख्ता बोली। हाय, मैं सदके पहले दिन मार डालोगी क्या? वो इसकी शर्म हया देखते हुए बोला। बहुत जल्दी तुम्हें लेके जाऊँगा, यहाँ से अपना घर बना रहा हूँ। हम अपने घर में बहुत खुश रहेंगे आरज़ू, मैं तुम्हें सबसे बहुत दूर ले जाऊँगा। वो इसका सर अपने सीने पर रखते हुए बोला जबकि आरज़ू को इसकी एक भी बात समझ न आई। हम कहाँ जाएंगे ऑन जी? वो इसके सीने में सर छुपाए बोली। इन सब लोगों से बहुत दूर। हम अपना घर बनाएंगे, अलग दुनिया बनाएंगे जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे। ऑन ने मुस्कुराकर इसके माथे पर अपने लब रखे जबकि आरज़ू की सोचें वहीं तक थम गई चुकी थी। इसकी माँ आरज़ू से उम्मीदें लगा के बैठी थी कि इनका बेटा इनसे बात करने लगेगा, इनसे प्यार करने लगेगा, इनकी मजबूरी को समझने लगेगा और यहाँ उन इनको छोड़ के जाने की बातें कर रहा था। नहीं, मैं नहीं चाहूँगी, आप जल्दी वापस आ जाइएगा पुप्पो। अभी थोड़ी देर में ऑन वापस आने वाले होंगे, फिर आपको तो पता है मुझे घर में ना देखा तो इन्होंने गुस्सा किया तो। आरज़ू का दिल तो बहुत चाह रहा था शादी पे जाने का लेकिन ऑन सिर्फ इसे अपने साथ ही बाहर लेके जाता था और इसे पसंद ना था वो किसी और के साथ ज़्यादा टाइम गुजारे। वो तो अक्सर घर आकर बाकी से बात करने पर भी मना कर देता। बाहर बारिश होने वाली, अपना ध्यान रखना। हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। छुट्टियों की वजह से इनकी सारी बहू अपने अपने मायके गई हुई थी। आजकल सिर्फ आरज़ू घर पे थी
पुप्पो ने तो इसे कहा था कि तायब से मिला, लेकिन ऑन की इजाज़त ना मिली, वो इसे तामे की तरफ नहीं जाने देना चाहता था। चंगी गल है, अक्लमंदी कर रहे हैं। वो तामे की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, ना ही इसका साया अपनी ज़िंदगी पर पड़ने देना चाहता था। इतनी बेइज्जती के बावजूद तामे ने इसे फ़ोन करना ना छोड़ा। वो अक्सर इसे फ़ोन करती। ऑन अभी 2 दिन पहले इसके लिए फ़ोन लाया था। वो जब भी फ़ोन करता घर में कोई ना कोई उठाता, इसकी वजह से इसे गुस्सा आता था। इसलिए वो आरज़ू के लिए अलग से फ़ोन लाया था, जब इसका दिल चाहे इससे बात कर सके। ऑन के साथ ने इसके दिन रात किसी हसीन ख्वाब की तरह गुजरे थे। उनकी मोहब्बत ने इसे बहुत बदल दिया था, लेकिन ऑन के सामने वो अब भी वैसी थी। इसकी नज़रों से भी शर्मा जाती। ऑन की नज़र में इसे अपना आप खूबसूरत लगने लगा। ऑन की बयान लुटाती नज़रें इसे दिन ब दिन खूबसूरत बनाती जा रही थी। हर दिन ऑन का एक नया अंदाज़ वो हर तरीके से इसे सराहता था। वो सराप पाए इश्क बना इस पर अपनी मोहब्बत की बरसात कर रहा था, और आरज़ू हर मनफी सोच भुला के सिर्फ़ और सिर्फ ऑन की मोहब्बत में डूब चुकी थी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड सेकंड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।